तो क्या मैं एंटरप्रेन्योर नहीं हूँ? तो आपने मुझे ये जवाब दिया था कि सारी सहाबियात जो थी वो कुछ बेचती तो नहीं थी, लेकिन वो अपने अपनी फील्ड्स में, अपने अपने शोबों में वो एंटरप्रेन्योर थी। तो हम्म। उससे मुझे काफी बात समझ में आई थी। माशाल्लाह। तो आप बेचने वाले तैयार कर सकती हैं ना। आप और बेचना भी क्या है सर, हमने तो खिदमत के लिए काम करना ना। हम तो इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना बिअमवालहुम, अल्लाह ताला ने एक सौदा कर लिया है मोमिन मर्दों और औरतों से। सौदा हो गया है हमारा, ट्रांजैक्शन हो जी चुकी है सर। कि हमने अल्लाह सुब्हान ताला के दीन की, अल्लाह की राजी करने के लिए अपने जान और माल और वक्त को बेच दिया है। तो हमारी जी बहन सर। साहबा ने, जी जी फरमाइए। जी सर, आपकी तरह मैं भी सुलेमान अहमद साहब की स्टूडेंट हूँ, और उन्होंने वो ये कहते हैं कि हर मुसलमान का जो विजन होना चाहिए वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला विजन होना चाहिए। तो एग्जैक्टली। अ, जी, तो उसके जो है वो हवाले से तो फिर हम बहुत कुछ जो है वो हम कर सकते हैं, सिर्फ बेचना खरीदना ही नहीं। माशाल्लाह। तो हमने अपनी चीज बेच दी, जान बेच दी अल्लाह के दीन के लिए, खिदमत के लिए। और मुकर्रम अंकल साहब ठीक ठाक हैं जनाब? माशाल्लाह, आपको बहुत मिस किया सर हमने लाहौर में। और मे अल्लाह ब्लेस यू। आप सबकुतुल्लाह साहब तशरीफ लाए। और माशाल्लाह। और जनाब इकरा यासीन साहबा इस्लामाबाद से, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम सर। नादी इकरा साहबा भी हाई एनर्जी लेडी हैं जनाब, शी इज़ ए वेरी हाई एनर्जी। और ये जनाब आज भी सर, मैं अपनी बेटियों को कह रहा था, वो हमारी गिफ्ट के, आज वो किसी की आवाज़ जो है ना 1 फुट से आगे निकल ही नहीं रही थी। और मैंने कहा यार अल्लाह के बंदो, खुदाए जिंदा जिंदों का खुदा है, खुदाए जिंदा जिंदों का खुदा है, तने बेरूह से बेजार है हक। तो अल्लाह ताला जो है ना जी, वो मतलब ये नहीं कि चीखना धाड़ना, लेकिन यह है कि वो अपने बात को, तो वो अब क्या बताएं, जब अपना तारफ ही ना हो मुकर्रम अंकल, तो फिर आदमी अपने आप को ना जानता हो, तो वो फिर अपना तारफ क्या कराएगा। तो बहरहाल जी अल्लाह ताला की मेहरबानी है जी। और हामिद साहब, वो आपका व्हाट्सएप को जवाब अभी मैं नहीं दे सका यार, वो फिर याद कराना यार। तो अल्लाह ताला आपको खुश रखे, ही इज हाई एनर्जी पर्सन जी इंशाल्लाह। सर, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो हमारे साथ जनाब और हैं, तो ऑलमोस्ट आई थिंक एमरीन साहबा, अस्सलाम वालेकुम जी फ्रॉम लाहौर। आज हम गुजरांवाला से, हमारा डेरा, काफिला जो है ना वो गुजरांवाला में ठहरा हुआ है। वालेकुम सलाम। हाँ जी, ओ माशाल्लाह, थैंक यू जी मैम। तो ये मुबीन साहब जो हैं हमारे, कौन से वाले हैं मुबीन साहब? आप हमारे गिफ्ट वाले हो यार, जो जर्मनी गए हुए हैं, या कोई और हैं? अच्छा जी। उस्मान गनी साहब चाइना से, हाउ आर यू सर? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी माशाल्लाह। तो चाइना में जनाब गर्म पानी पिए जा रहे हैं सर? जी जी बिल्कुल, आदत हो गई है अब तो। हाँ जी, इनके हर जगह वो गर्म पानी, हर चीज का एक ही इलाज, गर्म पानी गर्म पानी। ऐसा ही है। बल्कि पहली दफा मुझे जब गर्म पानी दिया, बाहर इतनी गर्मी थी, मैंने कहा ये क्या पागल हो गया है इसने गर्म पानी क्यों दिया है। बाद में मुझे पता चला कि उनका कल्चर है ये। हम्म। और जनाब माशाल्लाह, मैं उनको जशान भाई ने देखे 1 घंटा पहले खुद याद कराया कि डॉक्टर साहब आई एम कमिंग। मैंने कहा जी माशाल्लाह। फिर उन्होंने किताबें की लिस्ट भी फॉरवर्ड की है, तो मैंने आपको अभी भेज दी है माशाल्लाह। और अभी मैंने क्या देखना था जनाब, कुछ देखने के लिए था, फॉरगॉट। आज टाइम से पहले सर सब आए हैं माशाल्लाह। हाँ हाँ जी माशाल्लाह, ये सर हमारे लोग ही डिफरेंट है सर, ये और दुनिया के लोग हैं। ये पहले आते हैं और आखिर में जाते हैं, और इनका दिल ही नहीं करता जाने को, हमारा भी दिल नहीं करता। हाँ जी। तो ये नॉर्मल लोग नहीं है सर। हाँ, सर, इसकी वजह ये कि कोई इखलास से पढ़ाने आ रहा हो तो फिर स्टूडेंट्स में भी वो चीज आ जाती है। बस ये हो सकता है कि इखलास से पढ़ने आ रहे हो तो अल्लाह ताला पढ़ाने वाले को इखलास दे देता हूँ, मैं तो ये समझ रहा हूँ। हाँ जी माशाल्लाह। हाँ जी, मुकर्रम साहब दुआ मांगते हैं, पीछे से जनाब फड़क कर उठता है बंदा। तो, जी। अच्छा जी माशाल्लाह। तो जहान ताज़ा की अफकार ताज़ा से है नमू। हाँ जी, फ्रेश दुनिया बनाना चाहते हो तो फ्रेश थॉट्स लेकर आओ,
संगो खिश से होते नहीं जहां पैदा, ये ईंटों और पत्थरों से। ओ उस्मान जिशांत भाई आगे जी। माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए सर, माशाल्लाह, ये हमारे जो है ना जी, जहाँ फरोशाना ने वतन, ये 15 मिनट पहले से आए हैं, आधा घंटा पहले से आए हैं, बैठे हुए हैं सर। अल्लाह अकबर। माशाअल्लाह। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम। मैं पिन कर दूं जरा हमारे प्यारे भाई को। और जिशान साहब को हम एक मिनट जस्ट। सो रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िया। तो जनाब, it's a great honor for us and it's a great day for mashallah our participants today. Assalamu alaikum. And walaikum assalam. And we are in the 6th week of our course, Zishan Bhai. And this is the journey. Allama Iqbal says, Hayat zoke safar ke siwa kuch aur nahi. He says, what is life? Life is nothing but an adventure and a journey. हर एक मुकाम से आगे मुकाम है तेरा. After every destination, there's another destination waiting for you. तो हम तो मोमिन हैं, इंशाल्लाह अल्लाह हमें मुसलमान बनाए और हमारी मंजिल बहुत पचरखे नीली परी फार्म से आगे है. तो अल्हम्दुलिल्लाह, it's a great honor for today. This course on global certificate in entrepreneurship is mashallah towards its final stages, and I think that was the right time. ज़िशान साहब को हम बुलाते. ज़िशान साहब ने बहुत सारे इनके फैंस आने वाले इस कोर्स में मौजूद हैं और वो काफ़ी इसरार भी कर रहे थे और मैं भी इसरार कर रहा था. तो हमने कहा कुछ चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाएं. तो अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स ए ग्रेट डे. तो बीच बीच में तारफ़ होता भी रहेगा. तो इसमें जनाब ज़िशान भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, देयर पीपल एज ओल्ड एज 84 years old people in the class, as young as 18 से लेकर 84 तक. People are as old as their men and women and PhDs and scientists and alim and hafiz from various backgrounds, mothers and grandmothers and homeschoolers and GKians and engineers and alumnites. So it's a very interesting contrast. और बहुत सादा लोग भी हैं, बांजमात पढ़े हुए भी शायद कुछ हैं. तो बेचैन है. द कॉमन थिंग इज दे वांट टू मेक अ डिफरेंस. देयर आर पीपल फ्रॉम क्यूबा, they will be understanding English only, some Indonesians, some Ghana, people from Ghana, and the most of the other people are international but Pakistani origin. So over to Zishan Bhai. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you and a lot of prayers for you, that it will be a great learning opportunity for us today, inshallah. जी, over. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डॉक्टर जी. साहब, कितना टाइम है हमारे पास? तो जनाब, हमारे तो क्लास 1 घंटे की होती है, 3 घंटे बाद खत्म होती है. लेकिन आप को देखते हैं जनाब, ये इनकी तलब ऐसी होती है कि वो हमसे ठहरा ही नहीं जाता. तो अगर आप 60 मिनट 70 मिनट कर दें तो अच्छी बात होगी सर. अच्छा, ठीक है। तलब वाली बात अपनी अच्छी की। मेरा एक दोस्त है अब्दुल्ला, वो कहता है कि जिसकी तलब सच्ची हो, खुदा उसे सैराब जरूर करता है, हम्म. प्यासा वापस नहीं आता। हम्म. चले जी, अब शुरू करते हैं जी। जो बातें मैं आपसे कहूंगा, हो सकता है ये बातें आपको पसंद ना आए और आपकी हुब्बुल वतनी की चादर में शिगाफ हो जाएं, लेकिन ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपको। उन तमाम चीज़ों से लाजमी नहीं कि आप उस तमाम चीज़ों से एग्री भी करें, लेकिन आप सुन लीजिए। मैं किसी साहब से बात कर रहा था, उन्हें कह रहा था कि मेरा बिगेस्ट कर्स मेरा एक्सपीरियंस है। जो देख लिया उसको अनदेखा कैसे करूं, जो सुन लिया उसको अनसुना कैसे करूं। किसी और से पता चलता है तो बंदा फिर भी बेनिफिट ऑफ डाउट दे देता है, जो अपने पे गुजरी है उस पर नहीं कर सकता। फिर हम बात करेंगे डेटा साइंस को हम किस तरीके से इंटरप्रेन्योरशिप में यूज कर सकते हैं और पाकिस्तान में कौन कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? जी अच्छा सर। जी, आगे चलते हैं। मेरा तारुफ बहुत से लोगों को आपको है। मैंने पीएचडी किया है कंप्यूटर साइंस में, मल्टीपल मास्टर्स है कंप्यूटर साइंस में और ब्लॉकचेन के अंदर। 2 दफे फुलब्राइट स्कॉलरशिप मिली। आई एम आइजनहावर फेलो, वन ऑफ द यंगेस्ट। आई एम केगल ग्रैंड मास्टर। केगल कम्युनिटी है गूगल की। 1.5 मिलियन डेटा साइंटिस्ट हैं पूरी दुनिया से, उसमें से 13-14 ग्रैंड मास्टर्स हैं, उसमें से मैं एक हूँ। कुछ पोर्टफोलियो कंपनीज हैं, वली है, स्किल्ड स्कोर है, वीजा ब्रिज है, मेंटोगा है, गुफ्तगू पब्लिकेशंस है। कुछ लोगों के साथ काम किया है, कुछ जगह पे फीचर्ड हुआ हूँ, और सोशल मीडिया पे कुछ प्रेजेंस है।
हम बात करेंगे आज डेटा साइंसेस की। हमने डेटा साइंसेस पढ़नी ही क्यों है, नहीं पढ़े तो क्या फर्क पड़ता है ना, इतनी सारी दुनिया आराम से ख्वाबे खरगोश के मजे लूट रही है, तो अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो क्या असर हो जाएगा दुनिया पे। कुछ केस स्टडीज पे बात करेंगे। हम 7 डेडली सिंस ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप पर बात करेंगे। ये कौन सी चीजें हैं जिन्होंने पाकिस्तान को रोका हुआ है, हम क्यों कोई यूनिकॉर्न प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ये सारे भारी क्यों होते हैं। मैं डेटा को किस तरह यूज कर रहा हूँ अपनी जिंदगी में, अपनी कंपनीज के अंदर, ताकि आपको रियल लाइफ थोड़ी सी इंस्पायरेशन मिल जाए। कुछ प्रोडिक्शंस पे बात करेंगे एआई के हवाले से, और कुछ बुक्स आपको रिकमेंड करूंगा आखिर में पढ़ने के लिए। डेटा साइंस, देखिए जो डेटा है ना, वो हम हमेशा से जनरेट कर रहे हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से लेके आज तक जनरेट कर रहे हैं। हर चीज डेटा है। अब फर्क सिर्फ ये हो गया है कि उस डेटा को प्रोसेस करने की पावर हमारे पास आ गई है, वो कंप्यूटिंग पावर है, वो एआई है, वो हार्डवेयर है, वो सॉफ्टवेयर है जो उसको प्रोसेस कर सके। लेकिन ये बात नहीं है कि डेटा की आज की बात है और 2009 से कोई बिग डेटा शुरू हुआ। बिग डेटा हम हमेशा से जनरेट कर रहे हैं। उसको स्टोर करना, उसको प्रोसेस करना, उसको एनालिसिस करने की जो कैपेबिलिटी है, वो अब ज्यादा से ज्यादा हमारे पास डेवलप होती चली जा रही है। आप कोई भी काम करते हैं, कोई स्टार्टअप करते हैं, कोई एंटरप्रेन्योरशिप में काम करते हैं जिसपे एआई इन्वॉल्व हो, तो आप उसके खर्चे की फिक्र ना करें। आगे वाली दुनिया में जैसे जैसे आगे जाएंगे, एआई की कॉस्ट कम से कम तर होती चली जाएगी। तो अगर आपका एआई का मॉडल बन जाता है तो आप उसके ऊपर शुरू हो जाइए। सिंपल डेटा बिफोर कंप्यूटर साइंस, लोग समझते हैं डेटा का ताल्लुक सिर्फ कंप्यूटर साइंस से है। आप बाहर जाएं और आज सुबह बाग में एक वॉक कर लीजिए, क्लास के बाद बाहर निकल जाइए। अब देखिए आपको क्या नजर आ रहा है। जो डेटा साइंस है ना, ये एक माइंड सेट है। इसको आपको देखना पड़ता है उस तरीके से। आप देखेंगे आपको स्ट्रीट लाइट नजर आएगी, आपको कोई गाड़ी जाती हुई नजर आएगी, आपको कोई साइकिल नजर आएगी, आपको कोई बच्चा खेलता हुआ नजर आएगा। ये तमाम डेटा पॉइंट्स हैं। आप शॉपिंग पे चले जाएं, टेबल पे चले जाएं, जू में चले जाएं, अपने आसपास देख लीजिए। यहाँ पे आपको मैं बड़ी इंटरेस्टिंग असाइनमेंट देता हूँ, और इसको अगर आप करेंगे तो आपकी जिंदगी में इसका बड़ा नुमाया फर्क पड़ेगा। सुबह जब उठें, तो अब जिस चीज चीज को आप टच कर रहे हैं आज के दिन में, इन 24 घंटों में, उसको लिख लीजिए। आप सुबह उठे, सुबह उठ के साथ वॉशरूम में गए, आपने साबुन से मुंह धोया। आप साबुन किसका इस्तेमाल किया, आपने लक्स किया है, लाइफबॉय किया है, उसका नाम लिख लीजिए। फिर आपने टूथपेस्ट इस्तेमाल किया तो वो कोलगेट का था, किसका, वो यूज कर लीजिए। टूथ ब्रश इस्तेमाल किया तो वो किस कंपनी का था। बाद में आपने मग्गा उठाया तो मग्गा किस कंपनी का था, वो प्लास्टिक किसने बनाया था। फिर बाहर आके अपने स्लीपर्स चप्पल पहने, वो चप्पल किस कंपनी ने बनाई थी। बिस्तर पे आके बेडशीट ठीक की तो बेडशीट किसने बनाई हुई थी। इसको जरा कर लीजिए। हम मोरोलेस एक दिन के अंदर 24 घंटे में पाकिस्तानी 300 ब्रांड्स को टच करते हैं, एक आम पाकिस्तानी। अच्छा, इन 300 ब्रांड्स को आप देखेंगे कि इनके पीछे कंपनीज क्या है, तो 15-16 कंपनीज निकलेंगी। जब आप उन कंपनीज को देखेंगे, उसमें से 80% इसराइल की होंगी। और ये हम पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, ये मैं अमेरिका की कहीं और की बात नहीं कर रहा। लेकिन इससे आपको एक रियलाइजेशन होती है कि हम जितना चाहे कर लें, जितनी चाहे चीख लें, मचा लें और शोर मचा लें, आखिर में जो कंट्रोल दुनिया कर रही है ना, वो यही कंपनीज है। और वही कंपनीज को हम यूज करते हैं। पीछे वो आगे कोई भी नाम होता है, पीछे आप पीछे जाते जाए तो आपको ये कंपनीज मिलती चली जाएंगी। उन कंपनीज को एक जैसा बनाना है, उस जैसा बिजनेस करना है, या उसका कोई ना कोई अल्टरनेटिव देना है, ये अगर हम काम करें तो बहुत सौ को भला होगा। तो अब ये असाइनमेंट जरूर कीजिएगा। आप देखिए, आप 300 प्रोडक्ट्स को टच कर रहे हैं, 400 ब्रांड्स को टच कर रहे हैं, 500 को कर रहे हैं, 600 को कर रहे हैं। हम कंट्री की बात करें, रिलीजन की बात करें, बिजनेस की बात करें, ये तमाम की तमाम चीजें जो है डेटा पॉइंट्स हैं। डेटा इज लाइक अ कलर। मैं आपको बोलता हूँ, येलो दुपट्टा है, रेड स्कार्फ है, ब्लू जीन्स है, काली चेयर है। Now that yellow blue need that thing to prove its existence. Without that thing, color doesn't exist. Data is like that. Data is like a parasite. It needs a host to grow. तो डेटा आप एग्रीकल्चर में लगा दें वो ग्रो करेगा, कंप्यूटर साइंस में लगाएं वो ग्रो करेगा, ऑयल एंड गैस में लगा दें वो ग्रो करेगा, बिजनेस में लगा दें वो ग्रो करेगा। डेटा नीड्स अ स्टोरी टू टेल अ स्टोरी। तो जब तक वो स्टोरी नहीं है, वो कॉन्टेक्चुअलाइजेशन डेटा के पास नहीं है, डेटा कैन बी वेरी वेरी मिसलीडिंग एंड हार्मफुल। मैं आपको डेटा पॉइंट देता हूँ 76। अब 76 क्या है? इट कैन बी योर एज। अच्छा, एज है तो एज कहाँ पर है? सोमालिया के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बिकॉज वहां पे एवरेज एज जो है वो 39 ईयर्स की है। जापान में बिल्कुल ऑर्डिनरी है। पाकिस्तान में ठीक है जी, आप बुढ़ापे से भी एवरेज लाइफ जो एक्सपेक्टेंसी है 62 की है, आप 76 से आप ज्यादा जी लिए। आपका टेलीफोन नंबर हो सकता है, आपके घर का एड्रेस का पार्ट हो सकता है, कोई चीज आपके ब्लड काउंट में हो सकती है। तो जब तक आप वो 76 को कॉन्टेक्स्ट नहीं देंगे, उसकी 10,000 मैनिफेस्टेशन हो सकती है। और अगर आपको कॉन्टेक्स्ट नहीं पता जहां से वो 76 जनरेट हुआ है, तो इट कैन बी वेरी वेरी मिसलीडिंग एंड हार्मफुल। आप 76 आपका ब्लड कोई काउंट था और आपने इसको किसी और चीज में यूज कर लिया, ग्लूकोज लेवल भी कर लिया, तो आप मरीज मार देंगे। ये डेटा जो होता है, ये हमें इस काबिल बनाता है कि हम इससे इंसाइट्स ले सकें। ये इल्म होता है जिससे हम शऊर हासिल कर सकें और जिसकी मदद से हम आगे के डिसीजंस ले सकें। साइंस जो होती है, सिस्टमेटिक स्टडी होती है किसी भी फील्ड की।
हम होते हैं साइंस ऑफ क्रिमिनोलॉजी है, साइंस ऑफ एग्रीकल्चर है, साइंस ऑफ, वो तमाम चीजें जो हमने हाइपोथेसिस करके पहले सीखी हुई होती हैं, और उसको, उसके हमने एक्सियोम्स बनाए हुए होते हैं, थ्योरीज बनाई हुई होती हैं, उस चीज को हम साइंस कहते हैं। अब इस डेटा को हम साइंस के साथ मर्ज करते हैं, उससे पहले हम साइंटिफिक मेथड पे बात कर लेते हैं। और डॉक्टर शाहिद साहब ने आपको पढ़ाया होगा, हमने क्लासेस में पढ़ाई होगा पहले, ऑब्जर्वेशन, मेजरमेंट, एक्सपेरिमेंट, फॉर्मुलेशन, हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं, और पूरी की पूरी साइंटिफिक वर्ल्ड इसके ऊपर चल रही है। अब डेटा जो मैनेजर होता है वो कौन होता है, जो, या डेटा साइंटिस्ट होता है वो कौन होता है, जिसको कम पता हो उस बंदे से जो डेटा क्रिएट कर रहा है, उससे थोड़ा कम पता है इसको। साइंटिस्ट से भी कम पता है जो साइंस की जो थ्योरीज के ऊपर एप्लीकेबल हो रही है, लेकिन उसको एग्जैक्टली पता होता है ये दोनों साथ में काम कैसे करेंगी, मैं कौन सा एल्गोरिथम लूंगा और कौन सा डेटा लूंगा और उसकी मदद से मैं क्या प्रोड्यूस कर सकता हूँ। ये जिस बंदे को चीज आती है उसको हम डेटा साइंटिस्ट कहते हैं, डेटा साइंस मैनेजर कहते हैं, या उसको कहते हैं। इसमें अलग अलग पार्ट्स हैं, 10-12 इसमें पार्ट्स होते हैं। आप इसमें मशीन लर्निंग डेवलपर बन जाते हैं, आप डेटा साइंटिस्ट बन जाते हैं, डेटा इंजीनियर बन जाते हैं, डेटा एनालिस्ट बन जाते हैं, डेटा साइंस डेवलपर बन जाते हैं। सबकी अलग अलग टेक्नोलॉजीज है। कोई डेटा को स्टोर करने की बात करता है, कोई डेटा को एनालाइज करने की बात करता है, कोई डेटा को विजुअलाइज करने की बात करता है, कोई कोर एल्गोरिथम्स पे बात करता है, रिगार्डलेस ऑफ इंडस्ट्रीज। डेटा स्केवेंजर जो डेटा को इकट्ठा करते हैं, डेटा विजुअलाइजेशन हमारे पास है, डेटा स्टोरी टेलर बड़ी तेजी से ऊपर आ रहे हैं, जो इस डेटा को पूरे को समाप्त करके आपको बता दें सिंपल टर्म्स के अंदर कि आप ये करता क्या है। फिर बिग डेटा है, और फिर डेटा साइंस रिसर्च है। अभी MIT वालों ने कल निकाला हुआ है साई एजेंट के नाम से, उन्होंने डेटा साइंस के एजेंट्स निकाले हुए हैं LLM को यूज करके। वो खुद ब खुद साइंस की डिस्कवरी कर रहे हैं, कोई ह्यूमन नहीं है, वो ऑलरेडी 14 प्रोटीन्स दरियाफ्त कर चुके हैं। उन्होंने वो सारा का सारा जितनी भी लिटरेचर रिव्यू था सारा उनको दिया, उनको AI को सिखाई किस तरह करना है प्रोटीन कॉम्बिनेशन। अब वो लगे हुए दिन रात नई से नई इजादात कर रहे हैं, जिसके पीछे कोई इंसान मौजूद नहीं है। मैथमेटिक्स की फील्ड है, डोमेन एक्सपर्टीज होनी चाहिए, कंप्यूटर साइंस होनी चाहिए, इनका जो मर्जर होता है उसके बीच में जो चीज़ है उसको हम डेटा साइंस कहते हैं, जिसमें आपको स्टेटिस्टिक्स भी यूज करनी होती है, डोमेन एक्सपर्टीज आपके पास होनी चाहिए, और कंप्यूटर साइंस। इसके भी एग्जांपल्स हम आगे कैसे स्टडीज के अंदर देखेंगे। AI के अंदर हम बिहेव करना सिखाते हैं कंप्यूटर्स को, कि इंसान किस तरह काम करता है और आप इंसान को कैसे रेप्लिकेट कर सकते हैं। डेटा साइंस पूरी की पूरी फील्ड है आर्टिफैक्ट्स के बारे में, डेटा के बारे में, पॉइंट्स के बारे में। और मशीन लर्निंग जो है वो एडवांस एल्गोरिथम्स होते हैं जो उस डेटा को प्रोसेस कर सके। ये मेन 3 नाम जो आप सुनते होंगे। ओवरऑल अगर आप देखें, ये सारी की सारी जो फील्ड है ये घूम फिर के कंप्यूटर साइंस में आ जाती है। सारी की सारी को इनका जो मजमुआ है उसको हम डेटा साइंटिस्ट कहते हैं। अब इन डेटा साइंटिस्ट को ये सारी चीजें आती हैं। अब कहीं ना कहीं उसकी एक्सपर्टीज होती हैं, शायद वो डीप लर्निंग का एक्सपर्ट हो, शायद वो बिग डेटा का एक्सपर्ट हो, शायद वो डेटा का एक्सपर्ट हो, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स का हो, कॉग्निटिव कंप्यूटिंग का हो। लेकिन एक अच्छे डेटा साइंटिस्ट को इन तमाम चीजों की नो हाउ कम से कम होती है। गट्स फीलिंग में उमूमन कहता हूँ, गट्स फीलिंग इन दी एज ऑफ बिग डेटा शुड बी अ पनिशेबल क्राइम। आपको नई नई दुकान करनी है, नया बिजनेस करना है, बोलते हैं कि जी शॉप खोल लेते हैं। शॉप का क्या किराया है, कहाँ पर आएगी, कितने मुलाजिम होंगे। डेटा साइंटिस्ट इससे नहीं सोचता। डेटा साइंटिस्ट बोलता है टारगेट मार्केट क्या है, मेरी आइडियल कस्टमर प्रोफाइल क्या है। अगर मैं इस जगह के ऊपर खोलता हूँ, आई चंडीगढ़ रोड के ऊपर शॉप डालता हूँ वर्सेस में कीमाड़ी में डालता हूँ, तो बंदों का बाइंग पावर क्या होगा। आप कराची में अगर बैठे हुए हैं, तो कराची में अगर आप निकल जाए डिफेंस फेज 6 से गुलशन हदीद की तरफ, हर माइल के ऊपर आपका $100 GDP का कम हो जाता है। गुलशन हदीद में आप पूछेंगे वो बिन कासिम के साइड के ऊपर, तो वहां पे जो एवरेज GDP पर कैपिटा है वो $300 का है। और डिफेंस फेज 6 पहुंचते पहुंचते $31,000 बन जाता है। हर माइल के ऊपर $100 का फर्क आ जाता है। तो बाइंग पावर डिफेंस फेज 6 वाले की, आप जो वहाँ बंदा बैठा हुआ है बिन कासिम के अंदर, आप उससे कंपेयर नहीं कर सकते। मैंने होम डिपो में काम किया, उसमें मैंने पहला काम ये किया कि हमारी सर्च सेम थी। तो मैं उनको बोलता था भाई, जो बंदा मोबिल अलाबामा से सर्च कर रहा है माइक्रोवेव ओवन चाहिए, वैक्यूम क्लीनर चाहिए, आप उसको भी वही प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, और जो बंदा बुरबैंक कैलिफोर्निया से कर रहा है उसको भी दिखा रहे हैं। बुरबैंक कैलिफोर्निया के अंदर एवरेज जो सैलरी है वो $11 मिलियन है साल की। मोबिल अलाबामा के अंदर $13,000 है। तो उसको अगर आपने 13,000 वाली प्रोडक्ट दिखा दी तो वो नहीं खरीदेगा। इस गरीब को 11 मिलियन वाली की दिखा दी तो नहीं खरीदेगा। तो अगर बंदा ज्यादा चीज खरीद सकता है, तो हमने क्या किया, सर्च को जियो फेंस कर दिया, कि जहां से बंदा सर्च करता है उस किस्म की उसकी औकात के मुताबिक उसको चीज दिखाई जाए। जो सेल्स का और प्रॉफिट का इंक्रीज था वो 700% था, सिर्फ एक छोटी सी टेक्निक की वजह से। डेटा साइंस अगर ये माइंडसेट आपको आ गया तो आपको जिंदगी में बहुत ज्यादा मदद करेगा। आपने बहुत सारे हमारे साबका और हालिया प्राइम मिनिस्टर्स को सुना होगा कि फ्रीलांस को प्रमोट करें, फ्रीलांस को प्रमोट करें, और $50 बिलियन हम कमा लेंगे फ्रीलांसिंग से, क्योंकि पाकिस्तान में 25 करोड़ लोग हैं। अच्छा, अब ये बात सही है, सुनने में अच्छी लगती है, तालियां बजाने में, फोटोशूट्स की लिए अच्छी है। लेकिन अगर आप डेटा साइंस की मदद से आप देखें, तो आप देखें इसमें सच्चाई कितनी है। तो हम देखते हैं पाकिस्तान में लिटरेसी रेट 60% है। इसका मतलब ये गवर्नमेंट बोलती है 44, 54, 55, हम 60 समझ लेते हैं। तो भी 40% लोग पाकिस्तान में वो हैं जो अपना नाम अपने जुबान में नहीं लिख सकते। ये 100 मिलियन बनेंगे, तो 100 मिलियन बंदे तो चलेगा जो बेचारे पढ़े लिखे नहीं है, तो जाहिर बात है वो इंटरनेट के ऊपर जाके फ्रीलांसिंग करके अंग्रेजी बोल के पैसा नहीं कमा सकते।
गवर्नमेंट सर्विसेज में 2.6 मिलियन लोग हैं, वो गवर्नमेंट में बेचारे खर्च हो गए, अब वो जाके फ्रीलांसिंग तो नहीं करेंगे ना। 7 लाख तकरीबन हमारे आर्मी की फोर्सेस के अंदर हैं, वो भी फ्रीलांसिंग नहीं कर रहे। 21 लाख लोग हमारे पास जो हैं वो माजूर हैं, वो भी फ्रीलांसिंग नहीं कर सकते। 65 साल से ऊपर उम्र के हमारे पास तकरीबन 1 करोड़ लोग मौजूद हैं, वो भी फ्रीलांसिंग में नहीं है, उनको स्मार्टफोन ही चलाना नहीं आता। 14 साल से उम्र से कम के 10 मिलियन लोग हैं, तो बच्चे वो भी नहीं कर सकते, उनका आईडी कार्ड ही नहीं बना हुआ, 18 साल नहीं, बैंक अकाउंट ही उनके पास नहीं है। लाख बंदा हमारे पास प्रिजन के अंदर है, तो जेल से भी नहीं कर सकता। 11 मिलियन मुझसे बाहर रह रहे हैं, वो भी आप फ्रीलांसिंग में काउंट नहीं कर सकते। 1 लाख लोगों को एड्स है। हेपेटाइटिस है 17 मिलियन लोगों को, तो तमाम लोग ना फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, तबीयत सही नहीं है, और ना ये यूएई वगैरह कहीं पे जा सकते हैं, उनको वीजा नहीं मिलेगा। 32 मिलियन हार्ट पेशेंट्स है पाकिस्तान में। 37 मिलियन लोगों को डायबिटीज है। 71 मिलियन के पास इंटरनेट है, तो अगर इंटरनेट ही आपके पास नहीं तो फ्रीलांसिंग करेंगे कैसे? 156 मिलियन के पास इलेक्ट्रिसिटी है। 2.2 मिलियन टैक्स पेयर्स है। 3 मिलियन पाकिस्तान में फ्रीलांसर्स हैं, और वो एवरेज $200 कमाते हैं, एवरेज। कोई ज्यादा कमाता है लेकिन सारे प्रोग्रामर नहीं है ना, कोई कैनवा पे प्रोडक्ट बना रहा है, कोई $5 का लोगो बना रहा है, कोई $2 की सर्विस कर रहा है। तो पाकिस्तान की जो एवरेज है वो सिर्फ $200 है। तो अगर $200 की एवरेज लगाएं, और 20 मिलियन टोटल एलिजिबल लोग हैं कि हर बंदा पाकिस्तान का फ्रीलांसिंग में लग जाए, तो भी आप $4 बिलियन कमाएंगे, इससे ज्यादा नहीं कमा सकते। अब आपने इसको अपस्किल करना है, इनको प्रोग्रामिंग सिखानी अलग बात है। तो इस तरह जो बड़े बड़े दावे होते हैं, आप आउट ऑफ नेपकिन ना उनका किया छट्टा निकाल सकते हैं, ऑटोप्सी कर सकते हैं। एक साहब है, उन्होंने बोला हमें पाकिस्तान में कराची के अंदर बुर्कों की ब्रांड लॉन्च करनी है, वो नहीं जलबाब होते हैं जो अबायाज होते हैं, बाहर की ब्रांड थी, हम लॉन्च करेंगे, और हमारा जो बुरका है वो 16-17 हज़ार रुपीज का एक है। और ये मैं बात कर रहा हूँ 2014-15 की, आज से भी 11 साल पुरानी। मैं कहा जी, तो आप ये लॉन्च ना करें ब्रांड, आपका बिजनेस फेल हो जाएगा। तो उन्होंने बोला नहीं, पाकिस्तान में 25 करोड़ लोग हैं, अगर एक बंदा दो दो तीन तीन बुरके भी ले तो हमारे पास बड़े आराम से 50 करोड़ बुरके बिक जाएंगे। तो मैंने इसी आउट ऑफ नेपकिन उनको करके दी, खैर उन्होंने बात नहीं मानी, उन्होंने बिजनेस लॉन्च किया। 3 साल में उन्होंने 9-10 करोड़ रुपए लूज किए, और उसके बाद वो वापस बंद करके चले गए। तो मैंने कहा जी, 25 करोड़ लोग तो बुरके नहीं पहनते ना, फीमेल पहनेगी, मेल तो नहीं पहनेगा, तो आधी पॉपुलेशन हो गई। फिर जो बच्चियां 0 से 15 साल की वो भी नहीं पहनेंगी, जो आप जो बुर्का बना रहे हैं वो 18-20-22 साल की लड़की पहनेगी जो कॉलेज जा रही है। जो 50 साल से ऊपर की बुढ़ी अम्मा है वो भी नहीं पहनेगी। फिर ये ब्रांडेड बुर्का तो कितने लोग खरीद सकते हैं, तो रूरल में तो नहीं लोग खरीदेंगे, अर्बन में खरीदेंगे। सब कुछ कट कटा के देखा तो पता चला उनको जो आइडियल कस्टमर पाकिस्तान में टोटल कस्टमर वो 1,31,000 है। और उनको किसी ने टोपी करा दी कि जी 25 करोड़ लोग हैं, सारे मुसलमान हैं, सबको बुर्का पसंद है, आप ये बिजनेस लॉन्च कर दीजिए। तो आइडियल उनके पास कस्टमर प्रोफाइल ही उनकी एक्सेस नहीं करती थी। दो एक्सरसाइज है आप लोगों के लिए इस डेटा सेट माइंडसेट के ऊपर। आप मुझे बताइए, आपकी इस वक्त मार्केट में वर्थ क्या है, जो दुनिया में वर्थ क्या है, आपकी औकात क्या है, आपको कौन कितने में खरीदेगा, आप कितने के हैं? ये आपने खुद कैलकुलेट करना है। कितनी जॉब्स हैं, जॉब्स के ऊपर क्या देने हैं। आपको जावा आती है, मार्केट में 2 लाख रुपए जावा मिल रहे हैं, 1,000 जॉब्स है, आप बोले मेरी कम से कम वर्थ 2 लाख है, मुझे कोई इशू नहीं है, जो चाहे फॉर्मूला इस्तेमाल करें। इस डेटा को देखते हुए आप अपने फैमिली का, बच्चों का, बीवी का फ्यूचर कैसे प्लान करेंगे। सिंपल नेपकिन के ऊपर आप आराम से अगर आधा घंटा बैठ जाए ना, आपको दोनों के जवाब मिल जाएंगे। इसको पढ़ना, इसको सोचना शुरू करें इस तरीके से। पढ़ें क्यों? तो डेटा साइंस हमने समझ लिया कि डेटा साइंस क्या है, डेटा साइंस हमें डिसीजन लेने में मदद करता है। अब पढ़ें क्यों हम लोग? पाकिस्तान इज वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। हमारी मीडियन एज 20.4 है। हमसे कम मीडियन एज वाले जितने मुल्क है दुनिया में, वहां पे जंगें हो रही हैं। वो सीरिया है, वो लबनान है, वो इराक है, जहाँ पे लोग तबाह बर्बाद हो रहे हैं, जहाँ पे गजा है। हमसे ज्यादा छोटी उम्र के लोग मीडियन एज में दुनिया में कोई नहीं है। 60 मिलियन की हमारी यूथ की पॉपुलेशन है, वो लोग जो 15 से 29 साल के दरमियान है। 140 मिलियन, 14 करोड़ लोग हमारे पास वो हैं जिनकी उम्र 35 साल से कम है। अगर इनको आप नक्शे पे मैप करें, 3,40,000 स्क्वायर माइल का पाकिस्तान है। ये 417 बच्चा बनता है पर माइल। जो अंडर डेवलप है, अनडेवलप्ड है, अनप्रोफेशनल है, इथिक्स नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, या आपको घर से निकाल के गोली मार देगा अगर आपने इसको किसी धंधे से नहीं लगाया। और ये तो 417 एवरेज है। अब जाहिर बात है, जितने बच्चे लाहौर में रहते हैं उतने चित्राल में नहीं रहते। तो आप अर्बन रूरल का अगर डिफरेंस खत्म करते हैं, तो अर्बन पॉपुलर एरियाज में जो बड़े बड़े शहर हैं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, गुजरांवाला, फैसलाबाद, सियालकोट, पिशावर, इनमें 2300 बच्चा बिठा हुआ है पर माइल। हर मील के ऊपर 2300 बच्चा, और उसको पता नहीं है उसे करना क्या है। तो ये पाकिस्तान की हालत है, और इसको इस बच्चे को हमने गाइड करना है। एक और कुछ सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। मैं सऊदी अरब में गया, वो इंडस्ट्रीज लगा रहे, सब कुछ कर रहे थे, तो मैंने उनको ये चार्ट दिखाया और उनको यकीन नहीं आया। खैर उन्होंने 10-12 जगह से कंफर्म किया, उसके बाद उनको मेरी बात पे यकीन आया। ये जो दो येलो लाइन दिख रहे हैं ना, पूरा सऊदी अरब की 82% पॉपुलेशन इन दो येलो लाइन में रहती है, बाकी पूरे का पूरा खाली पड़ा हुआ है। पूरा खाली पड़ा हुआ है, कुछ नहीं है। और यहाँ पे आप रियाद चले जाएं, जद्दा चले जाएं, तो आप ट्रैफिक में आपकी जिंदगी हराम हो जाती है, तो प्लानिंग नहीं की हुई। तो ये डेटा आपको बहुत सारी चीजें बताता है। 800 मिलियन मैकेंसी बोलता है जॉब्स एआई खत्म कर देगी अगले 10 सालों के अंदर।
लेकिन ये एआई कोई 600 मिलियन जॉब्स निकालेगी, लेकिन उन तमाम जॉब्स के लिए आपको एआई आनी चाहिए। तो यू मे नॉट बी रिप्लेस बाय एआई, बट यू विल डेफिनेटली बी रिप्लेस बाय समबडी हु नोज एआई। तो एआई आपको सीखनी पड़ेगी, इसके बगैर कोई चारा नहीं है। आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। लिटरेसी का मतलब होता है दुनिया में अ पर्सन हु कैन साइन हिज नेम इन हिज ओन लैंग्वेज। और दुनिया की इस वक्त जो लिटरेसी 86% है, पूरी दुनिया की एवरेज। अगर आप डेफिनेशन चेंज कर दें फ्रॉम बीइंग एबल साइन टू बीइंग एबल टू कोड, ये परसेंटेज ड्रॉप हो जाएगी 86 से 3% के ऊपर पूरी दुनिया की। तो कोडिंग अगर आज के दौर में आपको नहीं आती और एआई से आपका वास्ता नहीं है और डेटा साइंस से आपका वास्ता नहीं है, तो दुनिया और जिंदगी आपके लिए आगे बहुत ज्यादा तंग होना शुरू हो जाएगी। एक बंदे को अगर आप प्रोग्रामिंग सिखा दें तो रिसर्च बताती है कि कम से कम उसकी सैलरी में $22,000 का इजाफा करते हैं साल का। तो हम क्या करते हैं, पाकिस्तान में 2 लाख रुपए एवरेज सैलरी एक प्रोग्रामर की। आप कुछ नहीं करें, आप 1 मिलियन लोगों को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर डेवलप कर दीजिए। अगले 11 साल में 2030 तक हम तकरीबन 11 मिलियन लोगों को कर देते हैं। 5 लाख लोग उसमें से जॉब पे लग जाते हैं, यानी अपने बिलियन ट्रेन के उसमें आधों को जॉब मिलती है। सिर्फ आधों को जॉब मिले और सिर्फ 2 लाख रुपए महीना भी कमाए ना, तो हम $47 बिलियन इकोनॉमी में ऐड कर देंगे अगले 11 सालों के अंदर। जो 50 बिलियन का नंबर होता है वो प्रोग्रामर्स के लिए, वो डेटा साइंटिस्ट के लिए, डेवलपर्स के लिए, वो सारे फ्रीलांसर्स के लिए नहीं है। और ये डिफरेंस है, ये जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि इसके हिसाब से पॉलिसीज बनेंगी, इसके हिसाब से मुल्क आगे लीड होंगे। ऑन एवरेज हर $10,000 जो पर्सनल डेवलपमेंट में आप पाकिस्तान पे लगाएंगे, अ, अ, हर ₹1 जो पाकिस्तान पे लगाएंगे पर्सनल डेवलपमेंट पे यूथ की, वो आपको इकोनॉमी में कम से कम $10,000 ला के देगा ऑन एवरेज। कोई रुपया जो हम यूथ डेवलपमेंट पाकिस्तान में लगाते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम पर्सनल डेवलपमेंट में खर्च नहीं करते। आप पूछिए डॉक्टर शाहिद साहब से, इस कोर्स में कितने लोग आए होंगे जिन्हें बोला होगा जी पैसे ना लीजिए, कोर्स बहुत महंगा है, आधे पैसे कर दीजिए, मैं तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। ये तमाम वो लोग हैं जो शादियों के ऊपर 2-3 करोड़ खर्च कर देंगे, जो 50 लाख की गाड़ी खरीद लेंगे, जो सोने पे बेटी को जहेज के नाम पे 2-3 करोड़ दे देंगे, 4-5 करोड़ का प्लाट ले लेंगे, 6,000 का पिज्जा खा लेंगे, 12,000 की मैकडोनल्ड बर्गर खा लेंगे, 50,000 सालगिरह पे उड़ा देंगे। लेकिन अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर इनके पास 400 रुपये किताब खरीदने के पैसे नहीं होते। पर्सनल जो डेवलपमेंट है, पर्सनल लर्निंग है, वो आपका अपना मसला है, आपको खुद उसको सोल्व करना है, दुनिया में कोई आपको सोल्व नहीं करेगा। 60% जॉब जो अगले 10 सालों में आएंगी, दे डू नॉट एग्जिस्ट येट, वो अभी तक इजाद ही नहीं हुई है। तो आप आगे प्लानिंग करेंगे कैसे? मैंने 98 में बैचलर्स किया कंप्यूटर साइंस में लतीफ एयरपोर्ट से। उस वक्त ना यूट्यूब था, ना फेसबुक था, ना एंड्रॉइड था, ना आईफोन था, ना ट्विटर था। ये तमाम की तमाम चीजें में पैसा कमा रहा हूँ, वो थे ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, सुना भी नहीं था नाम, लोगों ने सोचा भी नहीं था उसके बारे में। दुनिया इतनी तेजी चेंज हो रही है। ये कुछ मैं आपको जॉब टाइटल्स बता रहा हूँ जिसके लिए आजकल हम अमेरिका में हायरिंग कर रहे हैं। आप पूरे पाकिस्तान में 25 करोड़ लोगों में से एक बंदा ढूंढे मुझे ये काम कर सके, एक बंदा। 3D प्रिंटिंग क्लोथिंग डिजाइनर, ड्रोन ट्रैफिक ऑप्टिमाइजर, कस्टम डीएनए बेस्ड ड्रग डिजाइनर, ऑगमेंटेड रियलिटी आर्किटेक्ट, अल्टरनेटिव करेंसी बैंकर्स, जियो टेगर्स, मशीन साइकोलॉजी, बाउंटी प्लानर्स, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपर, स्मार्ट डस्ट डेवलपर। ये वो चीजें हैं जिनका हमने नाम भी नहीं सुना और दुनिया इसमें हायर कर रही है। तो अगर आप जो चाहे आप करते रहेंगे तो आगे आके करेंगे कैसे काम? तो यहाँ हमारी बात हो गई। अब हम कुछ केस स्टडीज की बात करते हैं कि लोग दुनिया में इस डेटा को इस्तेमाल करके पैसा कैसे कमा रहे हैं, अपने बिजनेस कैसे लॉन्च कर रहे हैं। एक दोस्त ने ये वेबसाइट लॉन्च की, 500,000 रजिस्टर्ड यूजर आ गए इनके पास सऊदी अरब से एक दिन के अंदर, secondwife.com। एक है, जरूरत है मिडिल ईस्ट के अंदर, बहुत से लोग पोलीगेमी करना चाहते हैं, अब क्या करें? तो उसके लिए उन्होंने पूरी वेबसाइट लॉन्च कर दी। लेकिन इसके पूरा डेटा था, आपने सुना होगा उनका नाम, आजाद चाय वाला, उनकी है। और क्या जबरदस्त उन्होंने इसके ऊपर डेटा के ऊपर रिसर्च किया। मैंने क्या किया, पूरा का पूरा कुरान शरीफ 127 लैंग्वेजेस के अंदर केगल के ऊपर डाल दिया, और तमाम के तमाम सिराह सत्ता की किताबें हदीस की, उसको ट्रेन करके एआई बोट बना लिया। अब हम मस्जिद में जाते हैं, मौलवी साहब कोई बयान करते हैं, हमारा मोबाइल हमें बता देता है जो हदीस उन्होंने कोट की ना, इसका कोई रेफरेंस नहीं है, अपनी तरफ से कहीं से लेकर आ गए, और ये वाकया सुनाया है, ये वाकया भी ठीक नहीं है। दुनिया इस तरफ जा रही है, आप कोई झूठ बोल नहीं सकेंगे, और इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। सप्लाई एंड डिमांड, ये मिन्नती और रोजी वालों को कुछ डेटा था कि कितने बच्चे हम प्रोड्यूस कर रहे हैं और किस किस्म की इंडस्ट्री में डिमांड है। हम टेलीकॉम इंडस्ट्री, टेलीकॉम में बी टेलीकॉम किए हुए 30% बच्चे प्रोड्यूस कर रहे हैं, और इंडस्ट्री के अंदर डिमांड सिर्फ 12% है। तो अगर आपको अपने बच्चे के लिए डिसाइड करना है कि बच्चे ने क्या पढ़ना है आगे, तो आपको सिंपल सा चार्ट बता देता है बच्चों को अपने क्या पढ़ाना है और क्या नहीं पढ़ाना। एक बहुत इंटरेस्टिंग विजुअलाइजेशन है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, बाद में इसका बैकग्राउंड बताऊंगा। देखिए अगर आपको ये नजर आ रही है तो, ये आपको नजर आ रही है? यस सर। अच्छा, यस प्रेजेंटेशन में नहीं है। अब ये क्या बता रहा है कि अमेरिका ने एक, वो अपना दिन कैसे स्पेंड करता है। अब यहाँ पे टाइम लिखा हुआ आ रहा है, सुबह 7 बजे आप देखें सारे के सारे ये पीले वाले लोग सो रहे हैं। ये सर जो ये पता चल रहा है कि स्क्रीन पे स्लाइड है लेकिन लेजिबल नहीं है, बहुत छोटा ही है। सर प्रेजेंटेशन मोड में कर दीजिए प्लीज। हाँ।
नहीं नहीं, प्रेजेंटेशन स्लाइड की बात नहीं कर रहा मैं, आपको देख रहा हूँ, ये जो वेब है ये साइज बहुत देखिए। छोटा है। अच्छा स्लाइड ही हमें ऑन आपका है पावर अभी। पॉइंट नजर आ रहा है, हमें आपका पावर पॉइंट नजर आ रहा अच्छा, पावर पॉइंट नजर आ स्लाइड रहा है आपको? स्लाइड शो पे कर दें आप। अच्छा ओके ओके, मैं कुछ और करता हूँ। जी अब नजर आ रहा है आपको? नो सर, है। जी अगेन सर सर आप विजिबल। यस यस, अभी अभी अब शो हो बेहतर रहा है है, अभी पहले शो से। हो रहा है। बेहतर है। अब नजर आ रहा है, अब बेहतर हो गया। अच्छा, अब अब ये सही है। देखिए। हाँ, ये अब आपको बता रहा है कि कितने बजे अमेरिकन क्या कर रहा होता है। इस वक्त शाम के 4 बजे। ये गुलाबी वाले वर्क के ऊपर है, ये नीले वाले जो है ये लेजर के ऊपर है, ये पीले वाले जो है ये सो रहे हैं। अमेरिका में हम किसी भी बंदे की लोकेशन 6 मीटर रेडियस में बता सकते हैं 6 मंथ्स इन एडवांस। 6 महीने बाद मैं बताऊंगा डॉक्टर शाहिद साहब इस जगह पे मौजूद होंगे, क्योंकि हमें पता है बंदा कब सो रहा है कब उठ रहा है। अब रात 8 बजे ये सब के सब चले गए, कॉफी शॉप वगैरह के ऊपर पीने पिलाने के ऊपर चले गए। अब वापस सोना शुरू होंगे। जैसे रात बढ़ती चली आएगी, 10 के बाद देखें ये पीले ज्यादा हो गए, ये सारे बंदे वहां से फारिग होकर आ गए, अब सब के सब सो गए। कौन वर्क के ऊपर जा रहा है, कौन काम कर रहा है, कौन ट्रेवलिंग के अंदर है, कौन बंदा शॉपिंग कर रहा है, कौन नमाज पढ़ रहा है। हमने सऊदी अरब पे रन किया तो हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि 100% लोग नमाज पढ़ते होंगे। तो ऐसा बंदा सऊदी अरब में जो 5 में से एक टाइम मस्जिद जाता है, मतलब 5 नमाजों में से एक वक्त भी मस्जिद जाता है, हम उसको काउंट कर रहे हैं कि वो रिलीजन बच्चा है। वो 23% है पूरी पॉपुलेशन का, 23%, दैट्स इट, जो एक वक्त भी नमाज पढ़ता है मस्जिद जाके। और ये सऊदी अरब का है, तो आप कुछ सोचे पाकिस्तान का क्या होगा। पाकिस्तान में 2% लोग नमाज पढ़ते हैं मस्जिद जाके। तो खैर इसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप इसको जरा तफसील से देखिएगा। हम वापस आते हैं अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर। आपको प्रेजेंटेशन नजर आ रही है? जी। यस अच्छा, यस अब हम ये बात करते हैं कि भाई आप लोग कुछ काम करें, किसी के लिए काम करें, मुसलमानों के लिए करें, इंसानों के लिए, उम्मत के लिए करें, तो लोग बोलते हैं हम तो बड़े गरीब हैं। हम में से देखिए गरीब कोई भी नहीं है, हम सब के सब जो है ना करोड़ों रुपए की आसामी है। हमने पाकिस्तान का कैलकुलेट किया है, गरीब से गरीब बच्चा जो झोपड़ी में पैदा हुआ हो, वो भी पैदा होने से लेकर मरने तक जो दुनिया का 3.5-4 करोड़ रुपए खा लेता है। ये वो चीजें बता रहा हूँ जो मेन मेड है, ये जो सूरज की रोशनी मिल रही है, बारिश मिल रही है, हवा मिल रही है, उसकी बात नहीं कर रहा। जो खर्चा उसके ऊपर होता है वो किसी का भी हो, चैरिटी का हो, माँ बाप का हो, किसी का भी हो, वो भी तकरीबन 4 करोड़ रुपए तक होता है। दुनिया में इस वक्त 6.5 मिलियन बच्चे मर जाते हैं हर साल भूख की वजह से। ये कुछ साल पहले तक 12 मिलियन थे, अभी 6.5 मिलियन के ऊपर आ गए। ये बनते हैं 500,000 पर मंथ, 18,000 बच्चे बनते हैं दिन के। आज अगर आपके पास अनाउंसमेंट हो कि इस मस्जिद में, हमारी मोहल्ले की मस्जिद में 18,000 बच्चे हैं, और शाम तक अगर आप खाना डबल रोटी लेके नहीं आए तो भूख से मर जाएंगे, तो बताइए आप लोग क्या करेंगे? सारे काम छोड़ के मस्जिद पहुंचेंगे खाना दें, वरना 18,000 बच्चे मर जाएंगे। और अगर आप नहीं गए और सोते रहे और नेटफ्लिक्स देखते रहे, और रात को ईशा के बाद अनाउंसमेंट करे मौलवी साहब कि वो 18,000 बच्चे मर चुके हैं, तो सोचें आप पे क्या गुजरेगी। और ये 18,000 बच्चे मर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है, आपके मोहल्ले की मस्जिद में नहीं मर रहे, कहीं ना कहीं दुनिया में जरूर मर रहे हैं और भूख से मर रहे हैं। ये 12 बच्चे होते हैं पर मिनट। जितनी देर में भी हमने बात की ना, इतनी देर में दुनिया के अंदर 2-2,500 बच्चा मर चुका है, सिर्फ भूख की वजह से। एक वक्त खाने को नहीं था। 70 साल की जिंदगी होती है, अगर आप 100 रुपया पाकिस्तानी 100 रुपया दिन का देना, तो 3,000 रुपये बनता है महीने का, 36,000 बनता है साल का। तो आप बड़े आराम से 2.5 मिलियन कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपनी लाइफ टाइम में। अगर किसी बंदे को बोलो यार 25 लाख रुपए डोनेट करो, बोलो मेरा पैसे कहाँ, पागल है क्या? और ये बिल्कुल छोटा छोटा हल्के हल्के करके बिल्कुल बेबी स्टेप्स है, अपने सिर्फ 100 रुपये रोज के देने हैं, तो भी आप 25 लाख दे सकते हैं। अब आप बोले 25 लाख तो है ही नहीं मेरे पास, जिंदगी में देखी ही नहीं है, कमाऊंगा कहाँ से? ये तो इसकी उसके ऊपर ही बात कर लेते हैं। हम लोग 8 घंटे काम करते हैं दिन में, 40 घंटे काम करते हैं हफ्ते में, 176 घंटे बनते हैं मंथ के, और 2,000 घंटे बनते हैं साल के। 40 साल काम में तकरीबन 84,000 घंटे हम लोग काम कर रहे होते हैं, तो 84,000 है। अब आप सैलरी कर लें, आपकी सैलरी कुछ भी नहीं है, आपकी 25,000 महीना सैलरी है, तो भी 40 साल में आपने 12 मिलियन कमाने हैं, तो 2.5 मिलियन आप दे सकते हैं इसमें से। और इधर बहुत ही कम सैलरी है, एक बंदा थोड़ा सा ग्रो करता है 2-2.5 लाख की सैलरी पे पहुंच जाता है, 2 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो आप 96 मिलियन कमाएंगे 40 सालों में। और अगर 5 लाख रुपए महीना कमाते हैं, विच इज लाइक नथिंग, विच इज $2,000 भी नहीं होते भैया, $2,000 भी 6 लाख रुपए तकरीबन हो जाते हैं। तो आप 1,500-1,600 डॉलर भी महीने के कमाते हैं, तो 240 मिलियन आप कमाएंगे 40 साल के अंदर। बस 240 मिलियन से देना कितना है आपको? 2 मिलियन। अगर आप सिर्फ 2 मिलियन दे दें, तो आप कम से कम 10,000 लाइफ सेव कर सकते हैं अपनी लाइफ टाइम के अंदर, 10,000 लोगों की जिंदगी बचा सकते हैं। 100 लोगों को अगर आपको बिनाई वापस लौटानी हो, तो उसकी कॉस्ट वक्त दुनिया में $7,500 है। $11 में सेफ डिलीवरी किट आती है कि डिलीवरी के वक्त बच्चों की मौत ना हो जाए, वो पूरी दुनिया में हो रही है।
$5 में आप एक बच्चे को, भूखे बच्चे को खाना खिला सकते हैं, और बाकी मुल्कों में और सस्ता भी है। $5 में भी खिलाएं अगर, 2.5 मिलियन तकरीबन $1,00,000 होते हैं, तो 40,000 बच्चा तो यहीं से सेव हो गया ना आपका, 20,000 बच्चा। तो 10,000 लाइफ आप बड़े आराम से, हम में से हर शख्स सेव कर सकता है, अगर हम डेटा साइंस को यूज करें और उस तरीके से सोचना शुरू करें। ये जो मैंने आपको पहले बताया था कि आप देखें कि आप कौन सा टाइम कहाँ लगा रहे हैं। दिन के 24 घंटे आप ब्रांड्स तो टच कर रहे हैं, अब 24 घंटों में देखें कौन सा टाइम कहाँ लग रहा है आपका। अगर हम लोग 5 वक्त नमाज पढ़ें, जब नमाज पढ़ने चले जाए मस्जिद में, तकरीबन घंटा लगता है, तो 70 साल की जिंदगी में 1 साल अल्लाह सुब्हानहू व तआला को देते हैं उस चीज के लिए जिसके लिए बनाए गए, जो हमारा पर्पज है। बाकी तमाम चीजें हम वो भी नहीं दे रहे। हम में से कितने लोग हैं जो अपने माँ बाप के लिए रोज 15 मिनट दुआ करते हो, यूं हाथ उठाए और 15 मिनट दुआ करें माँ बाप के लिए, जिसकी वजह से वो दुनिया में है, जिन्होंने पाला पोसा, अब वो मरखप गए। कोई भी नहीं करता। तो हमारी प्रायोरिटीज है बड़ी बड़ी खराब है, और ये डेटा साइंस हमें प्रायोरिटीज को सेट करने में बड़ी मदद देती है। ये मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया ओवर ग्लास, इसको मैं इस्तेमाल करता हूँ मुख्तलिफ सवाल पूछने के लिए, बाकी डेटा स्क्रैप करने के लिए। चलें, अब ये डेटा वाला हमारा पोर्शन खत्म हुआ। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान में एंटरप्रेन्योरशिप क्यों नहीं पनप सकती, क्यों हमारे पास यूनिकॉर्न नहीं होते। वो कौन से 7 डेडली सिंस हैं जो हम पाकिस्तान में करते हैं। पहली चीज है प्रोफेशनलिज्म, किरदार साजी, इस पे काम नहीं होता। प्रोफेशनल प्रोफेशनलिज्म डू नॉट एग्जिस्ट इन पाकिस्तान। अभी मैं सऊदी अरामको से आ रहा हूँ, वहाँ पे क्या 7,500 बंदे उनके पास हैं, बोलते हैं जिशान भाई ये हाथ जोड़ रहे हैं, पाकिस्तानी नहीं हायर करना। हम लोग 5-5 हज़ार रुपए के लिए जॉब स्विच कर लेते हैं, कंपनी में जाते हैं, उसका लैपटॉप लेके भाग जाते हैं, कोड निकाल के कहीं पे बेच देते हैं। बिल्कुल एथिक्स नहीं है। कोई बंदा आपको लेकर आता है, दूसरे मुल्क से लेकर आ रहा है, आपकी वीजा के पैसे भर रहा है, आपकी फैमिली के पैसे भर रहा है, सब कुछ कर रहे हैं, और वो एहसान हम मानते नहीं है। हम बोलते हैं, जब बेरोजगार होते हैं तो रो रहे होते हैं, जिस दिन जॉब पे आते हैं पहला यही सोचते हैं कि इस बंदे को नुकसान कैसे पहुंचाऊं, इसका जो बिजनेस है ना, ये बिजनेस मेरे पास कैसे आ जाए, ये कैसे मर जाए, चीजें मुझे कैसे मिल जाए। तो प्रोफेशनलिज्म नहीं, कहीं पर भी नहीं है। आप बार बार शॉप पे चले आइए, आप यहाँ पे रेंटा कार पे ड्राइविंग के पास चले आइए, वो ड्राइवर से आपको बदबू आ रही होगी, वो मुसलसल फोन के ऊपर बात कर रहा होगा, टिकटॉक देख रहा होगा, 4 घंटे का सफर आपका अजाब हो जाएगा कि वो अल्लाह का बंदा चुप हो तो आप किसी को मैसेज कर सकें, किसी से बात कर सकें, वो बस आप खुद ही बोल रहे होंगे। ये हर जगह के ऊपर है। तो हर बंदे को ये पता है कि आर्मी चीफ अगला किसी को लगाना है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि जो मैं काम कर रहा हूँ, जो मैं चाय बना रहा हूँ, जो मैं वेटर हूँ, जो मैं काम कर रहा हूँ, उसकी प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स क्या है। तो ये बिल्कुल जीरो हमारे पास है। सबसे ज्यादा जो काम करना है वो इसके ऊपर करना है, किसी पे ना करें, सिर्फ इस पे काम कर लीजिए। स्किल्स इन एजुकेशन, हम स्किल्स लें, हम एजुकेशन लें, भाई कुछ भी लें, पढ़ना तो शुरू करें ना। पाकिस्तान में सच बोलना हराम है, पाकिस्तान में प्रोफेशनलिज्म हराम है, पाकिस्तान में किताब पढ़ना हराम है, बिल्कुल हराम कर दिया है। बच्चे 30-30, 40-40 कोर्स पढ़ के निकलते हैं, जो कोर्स पढ़े हुए होते हैं उनकी किताबों के नाम उनको नहीं पता होते, ऑथर्स के नाम उसमें लिखा क्या है बहुत दूर की बात है। नोट्स लेते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं। आप चले आइए वर्चुअल यूनिवर्सिटी चले आइए, अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी चले आइए, किसी भी यूनिवर्सिटी के एग्जाम के अंदर चले आइए, उनको अपनी कोर्स की किताबों का नहीं पता होता, बाकी तो जिस दूर की बात है। तो पढ़ाई से बिल्कुल हमने तौबा कर लिया। सही गाइडेंस नहीं है, रहनुमाई नहीं है। स्पीड डजंट मैटर इफ यू डू नॉट नो द डायरेक्शन, फिर आप जैसे चाहे चलिए। दुनिया में आपको कोई भी काम करना हो, आपको 3 चीजें पता होनी चाहिए, आप कहाँ खड़े हैं, आपको कहाँ जाना है, एंड हाउ टू गेट देयर। आप बोले जी मैं कराची में हूं, मुझे इस्लामाबाद जाना है, आपको कोई भी रास्ता बता देगा। आप जहाज से चले जाए, आप ट्रेन से चले जाए, पैदल चले जाए, आप गाड़ी पे चले जाए, आप लिफ्ट ले लीजिए। आप बोले मुझे पता ही नहीं है कि मैं कहाँ खड़ा हूं, तो कोई भी बंदा आपको रास्ता नहीं बता सकता। आपको ये नहीं पता आपको जाना कहाँ है, तो भी कोई रास्ता नहीं बता सकता, और हर कोई रास्ता बता सकता है। फिर आप क्या करते हैं, आप किसी मोटिवेशन स्पीकर को सुनते हैं, कभी आप इस ट्रक की लाल बत्ती के पीछे, कभी इस ट्रक की लाल बत्ती के पीछे। हमारे बचपन में हमारे माँ बाप बोलते डॉक्टर बन जाओ या इंजीनियर बन जाओ ना, जिंदगी बर्बाद है और कुछ नहीं मिलेगा। उसके बाद फिर एक क्रेज चला, अगर आप लोगों को याद हो, अगर आप मेरी उम्र के हैं तो, कि सबके सब एमबीए कर लो। फिर वो चला टेलीकॉम इंजीनियर का, सबके सब बी टेलीकॉम, फिर बीटेक का भूत चढ़ा, फिर कंप्यूटर साइंस का चला, तो सबके सब निकल जाते हैं ये सोचे बिगैर वो फील्ड मेरे लिए है या नहीं है, उसके लिए जॉब्स अवेलेबल है या नहीं है, हम आगे क्या करेंगे। पार्टनरशिप्स पे हम लोग बिलीव नहीं करते। अमेरिका में सेल्स एजेंट्स होते हैं, वो सेल्स बेस उनको कमीशन मिलता है, वो आगे बेच देते हैं, 20%, 10%, 15% वो ले लेते हैं। हम लोग पाकिस्तानी देखना नहीं सीखा। हम बोलते हैं सारा बंदा सामने वाला पूरी जिंदगी की सारी चीजें छोड़ के हमारे लिए काम करना शुरू कर दे, और हमें हमारे कारोबार को आगे बढ़ाए, हमारा हैंड होल्डिंग करे, हमें जिंदगी जीना सिखाए, और मेरे पास से उसको 1 रुपया भी ना जाए। हम सब के सब नफा खोर है, नफा बख्श नहीं है। आपको नफा बख्श बनना है, 2 तरह के लोग होते हैं दुनिया के अंदर, नफा खोर, नफा बख्श। आप देखिए आप किसी को कैसे फायदा पहुंचा सकते हैं। इफ यू वांट सक्सेस, यू नीड टू मेक श्योर दैट यू हैव अ हैंड इन सक्सेस ऑफ एवरीबॉडी अराउंड यू। सब कुछ खुद ही खा लेंगे, खुद ही खा लेंगे, किसी को आपको कुछ नहीं देना, तो आप थोड़ा आगे जा सकते हैं, ज्यादा आगे नहीं जा सकते, ज्यादा बड़े नहीं बन सकते। डेटा को हम लोग इस्तेमाल नहीं करते। डेटा पड़ा है हमारे पास, एक तो डेटा हम देते नहीं, जिनके पास पड़ा है वो उसके ऊपर सांप बन के बैठे हुए हैं। जो डेटा अवेलेबल है उसके बारे में सोचते नहीं है कि वो डेटा हमें क्या सजेस्ट कर रहा है। प्रिजनर्स ऑफ ज्योग्राफी, अपनी जगहों से बाहर नहीं आते। लाड़काना में पैदा हुए, लाड़काना में मर जाएंगे, कराची में पैदा हुए, कराची में मर जाएंगे, बोलेंगे हम जॉब्स नहीं मिल रही, काम नहीं मिल रहा। भैया दरख्त तो नहीं हो ना, हिजरत कर जाओ, कहीं और निकल जाओ।
वो निजाशी के पास गए थे ना सारे के सारे हिजरत करके, तो क्यों गए थे हिजरत करके? मदीना शरीफ गए थे ना हिजरत करके, तो क्यों गए थे हिजरत करके? कितनी दफे कुरान में कहा गया कुल सीरो फिलर्स, कुल सीरो फिलर्स। ये सारी जमीन काफिरों के लिए बना दी, हमारे लिए नहीं बनाई। आप सूरह निसा में देखिए, उसमें आयत आती है कि जब बंदा भी मर रहा होगा ना, फीमा कुन तुम, अभी नरखरे में जाने भी मरा भी नहीं, प्रोसेस के अंदर है, तो फरिश्ते आ जाएंगे, पूछेंगे किस हाल में रहे हो? वो बोलेंगे ना मुस्तज़फ़ीना फिल अर्द, हम तो जमीन में बड़े कमजोर बना दिए गए थे, जमीन तो कम जरदारी की थी और आर्मी की थी और किसी और की थी। तो फरिश्ते गुर्ज मारेंगे, बोलेंगे अल्लाह की जमीन वसी नहीं थी, कहीं और निकल जाते। आपको आपके पास जॉब नहीं मिल रही ना, तो किसी और शहर में होगी, किसी और मुल्क में होगी, यहाँ बिजनेस नहीं कर सकते, कहीं और चले जाओ। पूरी दुनिया खुली पड़ी हुई है, और लॉबिंग के ऊपर हम नहीं करते इतनी ज्यादा। अभी आप कुछ छोड़ दिए, अभी यूएनजीए हुई यहाँ पर, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, मोदी जी भी आए और हमारे शहबाज शरीफ साहब भी आए। आप सिर्फ ये देख लीजिए लोगों ने मुलाकातें किससे की। मोदी जी ने मुलाकात की सत्या नादला से, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ से, सुंदर पिचाई से, गूगल के सीईओ से, ब्लैक रॉक फाउंडेशन के सीईओ से, वो सारी सारी उन लोगों से मिला। और आप हमारे पास देख लें हम लोग क्या करते रहे, हमने अपने 2-4 लोगों को बुलाया और खाने खाए और उसके बाद फोटो तस्वीरें खिंचवा के वापस चले गए। तो जब तक इन 7 चीजों पे हम काम नहीं करेंगे, आप कोई एक चीज पकड़ लें, उस पर जिंदगी लगा दें, यकीन रखिए बहुत ज्यादा बदलाव आएगा। हम क्या कर रहे हैं, जो इतने डेटा सेट्स होते हैं मैं गीगल में पब्लिश कर देता हूँ, ये मेरा गीगल ग्रैंड मास्टर हूँ। इसमें मैंने 5.5 मिलियन ई कॉमर्स कस्टमर्स का डेटा डाल दिया पाकिस्तान का। इसमें भी मैंने सारी स्पीचेस अपलोड कर दी हैं पिछले 4-6 साल की, इमरान खान की और शहबाज शरीफ की। कुछ 150-200 डेटा सेट्स हैं, तो पाकिस्तान में काम करना है तो आपको बहुत सारे डेटा सेट्स यहाँ मिल जाएंगे। ये हमारा एक प्लेटफॉर्म है मिंटो का, इस पे कोई भी शख्स आके 1-to-1 बात कर सकता है। बहुत से बच्चे मुझसे बात करते हैं, आप अगर पढ़ाने के काबिल हैं, आप किसी को गाइड कर सकते हैं, आप इस पे साइन अप कर लीजिए। बच्चे आएंगे, आपको बाकायदा पैसे देंगे और आपसे बात करेंगे। पहले फ्री रखा था, लेकिन फ्री में पाकिस्तानी बच्चा शो अप नहीं होता, हम बैठे रहते हैं और बंदा गायब हो जाता है, तो मैंने कुछ पैसे रख दिए। आपको मैसेज कर सकता है, आपको ईमेल कर सकता है, ऑडियो भेज सकता है, वीडियो भेज सकता है, और सबके वो पैसे देगा। तो एक मिंटो का प्लेटफॉर्म है। दूसरा हमारा ये प्लेटफॉर्म है गुफ्तगू पब्लिकेशंस। यहाँ पर हम जो नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं उनकी किताबें लिखते हैं उर्दू के अंदर, ताकि पाकिस्तान में मदरसे के स्टूडेंट हैं, मैसिव जो लोग हैं, वो उसको पढ़ सकें। तो यहाँ पे हमारी डेटा साइंस, डेटा विजुअलाइजेशन, बहुत सारी किताबें, 200 से ऊपर पब्लिकेशन हो चुकी हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म है स्किल्ड स्कोर। यहाँ पे जाके अपना सीवी अपलोड कर दें, ये पूरी दुनिया में आपको कंपेयर कर लेगा पूरी दुनिया से, और बताएगा जी आपका स्कोर क्या है। ये 0 से 100 के बीच में आपको स्कोर देता है। आपका 93 स्कोर है, मैन यू शुड बी लीडिंग द कंट्री। मेरा स्कोर 13 है, मैं अगर आज मर गया तो कम से कम पाकिस्तान का कोई नुकसान नहीं होगा। और फिर आपको एआई और डेटा साइंस से बताता है आपने कौन से कोर्सेज करने हैं, कौन सी किताबें पढ़नी है, किन लोगों से मिलना है, किन कॉन्फ्रेंसेज में जाना है, ताकि आप एक ज्यादा अच्छे ग्लोबल सिटीजन बन सकें। हम बोलते थे ना, आई विश somebody would have told me this 10 years ago, तो वी आर क्रिएटिंग दैट somebody इन स्किल्ड स्कोर। 65% ऑफ दी जो यूथ हैं दुनिया के, वो कंफ्यूज हैं, उनको नहीं पता वो कहाँ खड़े हैं, उन्हें कहाँ जाना है, एंड हाउ टू गेट देयर। 800 मिलियन जॉब्स एआई रिप्लेस कर देगा। 46% ऑफ ग्रेजुएट्स ग्लोबली अभी सोचते हैं कि उनके पास राइट स्किल्स नहीं है कि मार्केट में जा सकें। 87% ऑफ द एम्प्लॉयर्स ग्लोबली थिंक कि उनके पास जो बच्चा आ रहा है वो बिल्कुल रॉ है, उसको अपस्किल किए बगैर वो उससे कोई काम नहीं ले सकते। इतना बड़ा गैप है। 1800% का इंक्रीज हुआ है लास्ट ईयर 2023 के अंदर एआई रिलेटेड जॉब्स के अंदर। तो ये आपका, ये हमारा सीक्रेट सॉस है, इसके भी टाइम हमारे पास नहीं है। ये आपको बताता है आपकी ज्योग्राफिक में आपकी क्या है। आपको क्वांटम कंप्यूटिंग आती है, आप घंबट में रहते हैं तो आप भूखे मर जाएंगे, बिकॉज घंबट के अंदर क्वांटम कंप्यूटिंग में कोई हाइड नहीं कर रहा। आपको जावा आती है, आप कराची में रहते हैं, फिर आप भूखे मर जाएंगे, बिकॉज 10 लाख लोगों को जावा आती है और 500 जॉब्स भी अवेलेबल नहीं है। तो ज्योग्राफिकली आपको मैप करता है। ये बताता है आप में स्किल्स रेडीनेस कितनी है। 18,000 दुनिया में प्रोफेशन है। आईएलओ ने पूरा डेटा सेट बना दिया है। एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट को ये आना चाहिए, फाइल फोटोग्राफर को ये आना चाहिए, डेटा साइंटिस्ट को ये आना चाहिए, प्रोफेसर को ये आना चाहिए। उन 18,000 प्रोफेशन में से कितने तरीके हैं कि आप पैसा कमा सकते हैं। आई कैन बी अ गार्डनर, आई कैन बी अ यूट्यूबर, आई कैन बी अ प्रोफेसर, आई कैन बी अ डेटा साइंटिस्ट। 6-7 तरीके हैं। आई कैन ब्रिंग द फूड ऑन द टेबल फॉर माई फैमिली, इंशाल्लाह ताला। तो उन 18,000 में से आपको कितने आते हैं, और मार्केट में कौन कौन सी की डिमांड है। फ्यूचर रेडीनेस क्या है, अभी आप बिल्कुल ठीक है, लेकिन 3 साल में आई तो आपको खा जाएगी, तो आप क्या करेंगे। तो आप फ्यूचर रेडी है या नहीं। इनकी वेटेड एवरेज जो होती है वो आपका स्कोर होता है। आप 0 से 30 के बीच में है तो आप लर्निंग फेज में, 30 से 70 के बीच में आप ग्रोथ फेज में, 70 से ऊपर आप इम्पैक्ट फेज में। दिस इज टाइम, ये डॉक्टर शाहिद है, अब आके बाकी लोगों को पढ़ाएं, बाकी लोगों को सिखाएं कि जिंदगी में आगे क्या करना है। 2 पैराग्राफ में हम आपको अंग्रेजी में समरी दे देते हैं कि जिंदगी में आपने ये किया है और अगली जिंदगी में आगे जाके आप यही तमाम काम कर सकते हैं। 1.3 बिलियन यूथ होंगे 2029 तक, जिसमें 6,500 स्पेस में रह रहे होंगे, और ये सारे का सारा इससे फायदा उठा सकता है। तो ये वेबसाइट है skilledScore.com। आप यहाँ पे चले आइए, अपना सीवी अपलोड करें, ये आपको जॉब्स बताएगा, आपका करियर पाथ बताएगा, आपको करियर समरी देगा, किन जॉब्स में आप सोलमेट हैं, आपको किताबें बताएगा आपके स्कोर के हिसाब से कि अभी आपने ये पढ़ना है, अभी आपने ये पढ़ना है, अभी आपने ये पढ़ना है, और आपको कोर्सेज बताएगा। दूसरा प्लेटफॉर्म है वीजा ब्रिज। यहाँ पे आप सीवी अपलोड करें या लिंक्डइन अपलोड कर दें। ये दुनिया के 200 ममालिक के 1500 वीजा प्रोग्राम्स के अगेंस्ट आपको मैप कर देगा कि दुनिया में कितने मुल्क हैं,
कौन आपको वीजा देगा, कहाँ आपके बच्चे अच्छा परवरिश पा सकते हैं, कहाँ आपको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। आप कनाडा इमिग्रेशन कर कर आ गए, आपने पीएचडी किया हुआ है और वहां पे आप पेट्रोल पंप पे काम कर रहे हैं, तो ये बोलेगा आप कनाडा मत जाओ, वो आपका नहीं है। सिंपल, आपने क्लिक करना है और कुछ नहीं करना। या आपको करियर समझ देगा, पूरी दुनिया आपको दिखा देगा। लाल वाले मुल्क वो हैं जहाँ पे बोलता है आप ना जाए, पीले वाले मुल्क में बोलता है आप थोड़ी सी तैयारी करके चले जाए, हरे वाले बोलते हैं आपके लिए बेस्ट मुल्क है दुनिया में भी चले जाए। तो मैंने अपना किया, तो मुझे बताता है कि सिंगापुर से अच्छा मुल्क दुनिया में कोई नहीं है मेरे लिए रहने के लिए। मेरे 88% वीजा चांसेस हैं कि मुझे वहाँ का वीजा मिल जाएगा और सबसे ज्यादा जिंदगी में तरक्की वहाँ करूंगा। दूसरे नंबर पर अमेरिका है और तीसरे नंबर पर यूके है। अच्छा, फिर ये आपको सारी वीजा टाइप्स दिखाएगा दिखाएगा कि उस मुल्क में आपका नॉन इमिग्रेंट वीजा कौन सा होगा और इमिग्रेंट वीजा कौन सा होगा जिससे जा सकते हैं। सारी यूनिवर्सिटीज दिखाएगा और स्कॉलरशिप दिखाएगा जो आपके लिए, ये नहीं कि किसी को, जो आपको मिल जाएंगी जिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। मुझे से सोफे ने बताया मिडिल में येलो के अंदर कि आप अफगानिस्तान चले हैं, तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि यार मैं अब अमेरिका में रह रहा हूँ, मुझे अफगानिस्तान क्यों सजेस्ट कर रहा है। तो पता लगा कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने जॉब ऑफर की है सीटीओ की पूरे मुल्क के, और उसके लिए मैं 100% मैच हूँ। तो मैं सोफे सजेस्ट कर रहा था कि ये बड़ी अच्छी जॉब है, आप इसमें चलिए, मुल्क भी इंप्रूव करेगा, आप भी इंप्रूव करेंगे। तो पूरी दुनिया के 200 ममालिक इसके अंदर मौजूद हैं। कुछ प्रिडिक्शंस, आगे मुस्तकबिल में झूठ पॉसिबल नहीं रहेगा। ये डेटा साइंस और एआई और ब्लॉकचेन ना पूरा आपका नामा अमल यहीं पे तैयार कर रही है। आप बोलेंगे जी मैं थोड़ी में लेट हो गया, मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, वो डेटा बता देगा झूठ बोल रहा है, इस रोड के ऊपर कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। आप बोलेंगे यार मैं तो जापान गया था, डेटा बता देगा जी आप कभी जापान नहीं गए। तो कोई बंदा झूठ बोल ही नहीं पाएगा, ना कोई पॉलिटिशियन बोल पाएगा, ना कोई मौलवी साहब बोल पाएंगे, ना कोई बंदा बोल पाएगा। विल बी रिपोर्टिंग टू आवर रिपोर्ट इन आवर लाइफ टाइम। ये एआई जो है हमारी लाइफ को वैसे ही कंट्रोल कर रही है, हमें इसका एहसास नहीं है। आप किसी जगह जॉब पे अप्लाई करते हैं, 10,000 लोग अप्लाई करते हैं और 40 लोगों को इंटरव्यू कॉल आती है। तो जो 9,600 लोगों को रिजेक्ट हो गए, 660 लोगों को किसने रिजेक्ट किया, वो एआई ने किया। इस वक्त दुनिया की 86% एम्बेसीज एआई यूज करिए आपकी वीजा अप्रूवल के लिए। वो चेक करती हैं हमने ट्विटर पे क्या लिखा है, फेसबुक पे क्या लिखा है, बाकी जगह पे इंस्टाग्राम पे क्या लिखा है, तो आपको कर रही है। आप किससे शादी करते हैं एआई डिसाइड कर रही है, स्पेशली कम से कम वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर। आप जॉब कहाँ पे कर रहे हैं, आपको वीजा मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपको यूनिवर्सिटी का एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, सारी चीजें, आपको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपका बैंक अकाउंट खुलेगा या नहीं खुलेगा, आपका पेपल बनेगा या नहीं बनेगा, सब एआई डिसाइड कर रही है। एआई जो है कंप्यूटर साइंस से भी ज्यादा पुरानी है, 30 से इस पे लगे हैं हम लोग। शुरू में एआई की जो अकल थी वो बिल्कुल चूंटी के बराबर थी, थोड़ा वो चल फिर लिया, फिर चूहे के बराबर हो गई कि वो रास्ता ढूंढ सकती थी, देख सकती थी, फिर मक्खियों के बराबर हो गई, चिंपैंजीज के बराबर हो गई, आजकल इंसान के बराबर बराबर है। लेकिन इसको स्टॉप कौन कर रहा है, आगे इंसान से आगे क्यों नहीं निकलेगी, इंसान से आगे निकल जाएगी। आप कितना ही तेज दौड़ लें, आप गाड़ी का मुकाबला नहीं कर सकते, उड़ने में परिंदे का मुकाबला नहीं कर सकते, स्विमिंग में मछली का मुकाबला नहीं कर सकते, कंप्यूटिंग पावर में आप एआई का मुकाबला नहीं कर सकते। और जब एआई कनेक्टेड होगी, 2030 तक दुनिया में 250 बिलियन कनेक्टेड डिवाइस होंगे, 8 अरब की आबादी है, और वहां पे हमारे पास 250 अरब कनेक्टेड डिवाइस होंगे। ये सब जब मिल के आपस में काम करेंगे तो आपका तो कोई चांस ही नहीं है ना। ह्यूमंस विल बी किल्ड बाय कंप्यूटर। अभी तक अमेरिका में 3 बंदे मारे जा चुके हैं सेल्फ ड्राइविंग कार की वजह से। तो सेल्फ ड्राइविंग कार का चला कौन रहा था, कंप्यूटर चला रहा था। मैंने एक वीडियो बनाई है मेरे यूट्यूब चैनल पर, एआई ने कितने फलस्तीनियों को शहीद किया। 26,000 लोगों को गजा के अंदर एआई शहीद कर चुके हैं, जिसके पीछे कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं थी। 7-8 महीने पहले वीडियो बनाई थी, मैंने कहा था इनके पास डिवाइसेस का एक्सेस है, और लोगों ने मुझे बड़ी गालियां सुनाई कि यार क्या बकवास करते हो, कुछ भी फेंक देते हो। हमारे लोगों ने बोला, अब जब वो पेजेस का एक्सप्लोजन हुआ तो कह रहे हाँ जिशान भाई आप ठीक कह रहे थे। तो अब ये तो फोन है ना, आपका आईफोन फट जाए तो आपको तो गए, आपकी सेल्फ ड्राइविंग कार फट जाए तो, और आपका लैपटॉप फट जाए तो, और ये टेक्नोलॉजी आ चुकी है ऑलरेडी। तो जिस दिन उन्होंने बटन दबाना है उस दिन हम कहीं के नहीं रहेंगे। कंप्यूटर विल डिसाइड योर फ्यूचर, कंप्यूटर ऑलरेडी आपका फ्यूचर डिसाइड कर रहा है। कंप्यूटर्स विल लाई। आप इंडियन के ऊपर जाएं, चैट जीपीटी का काउंटर पार्ट है चाइना का, उससे आप पूछे तिनामन स्क्वायर में क्या हुआ, तो आपको झूठी कहानी सुनाएगा। आप मजीद पोक करेंगे तो आपको ब्लॉक कर देगा। आप चैट जीटीपी के ऊपर जाएं और उससे आप इस्लामी कोई सवाल वगैरह पूछें, इसराइल के बारे में पूछें, वो आपको ब्लॉक आउट करके बाहर भेज देगा। तो जब कंप्यूटर आपसे झूठ बोलना पड़ेगा लगेगा, आप पहचान भी नहीं सकेंगे वो क्या है। इसमें एक वीडियो बनाइए, अवामी राय कैसे तब्दील करें, कंप्यूटर किस तरह झूठ बोलता है और किस तरह आपकी राय को तब्दील करता है, आप कुछ नहीं कर सकते। तो छोटे छोटे वर्ड्स इस्तेमाल करता है, किस तरह करता है, रील सिखाता है आपको, और कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। यू कैन टॉक टू रेड पीपल। आप मेरा पूरा डेटा लें, डिजिटल ट्विंस बहुत आम टेक्नोलॉजी अब हो गई है। आप मेरी सारी यूट्यूब की वीडियो, सारी किताबें, सारे वीडियो, सारे लेक्चर्स को डाल दीजिए। अब आप मेरे चैटबॉट से बात करेंगे, वो बिल्कुल वैसे ही जवाब देगा जैसे मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। तो अगर मैं अपने दादा का डेटा अपलोड कर दूँ, कायद आजम का डेटा अपलोड कर दूँ, साहब कराम का डेटा अपलोड कर दूँ, तो आई बी टॉकिंग टू देम। और अभी यहाँ पे अमेरिका में हो चुके हैं बहुत सारे उल्टे सीधे इस पे काम भी हो रहे हैं, बहुत ब्लेसफेमस काम भी हो रहे हैं, हो चुके हैं कि ऐप है टॉक टू जीसस। तो आप करें तो अब उसके ऊपर जाके आप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से बात कर सकते हैं, और वो बिल्कुल वैसे जवाब देंगे जो भी उन्होंने किताब में उसके हिसाब से फीड किया है। कुछ बुक्स आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ। यासिर काजी हैं यहाँ पे, उनकी बड़ी अच्छी किताब है दी सीरा ऑफ द प्रॉफिट। आजकल के हालात के हिसाब से बहुत ही जबरदस्त एनालिसिस है, हाईली हाईली रिकमेंड। आज की दुनिया का आपको समझना है सिर्फ तो नबी से, तो अभी रिलीज हुई है, इस किताब को जरूर पढ़ें। मेरी फेवरेट बुक है जेसन फ्राइड की रिवर्क। ये बहुत सारी जो एंटरप्रेन्योरशिप के हमारे पास फेलसीज होती हैं, माइंडसेट बने हुए होते हैं, गलत चीज़ सीखी हुई होती हैं, ये उस सबको तबाह बर्बाद कर देती है। ये मेरी किताब है
पाकिस्तान के बारे में समझना है, पाकिस्तान में इंटरप्रेन्योरशिप कैसे होगी, पाकिस्तान में कैसे पनप सकते हैं, इन किताब को पढ़ लीजिए। 2 पार्ट्स हैं इसके, जिसमें पार्ट 1, अभी पार्ट 2 भी रिलीज हो गया है। या पढ़े, आपको पाकिस्तान को समझने में बड़ी मदद मिलेगी। साइकोलॉजी ऑफ मनी बेहतरीन बुक है। मनी का इस्तेमाल किस तरह होगा, किस तरह आपको हेल्प कर सकते हैं अपने आप को चेंज करने में, बिजनेस को चेंज करने में, उम्मत को चेंज करने में। तो इस किताब को जरूर पढ़िए। ये बड़ी जबरदस्त पीएचडी मकाला है, हमने शायद किया गुफ्तगू से। हमने शायद नहीं किया, किसी और ने किया, हमने किसको बेच रहे हैं, यासीन मजहर साहब का माश नबी सल्लम। हम लोग बोलते हैं कि जी जब तक आप गरीब और फकीर नहीं होंगे ना, तब तक आप इस्लाम के लिए काम नहीं कर सकते। ये हुआ क्या, जब बड़े सगीर पाको हिंद में अंग्रेज आ गए और उन्होंने मुसलमानों के लिए सारे के सारे रास्ते मजबूत कर दिए। उन्होंने कहा आपने इंग्लिस्तानी नहीं बनना, आपने पतलून शर्ट नहीं पहननी, आपको अंग्रेजी नहीं आती, तो आपकी जॉब खत्म है। तो लोग खुदकुशियां करने लगे। तो उलमाए कराम ने बोला भाई लोग मर जाएंगे। तो उन्होंने बोला यार तुम ऐसा करो, दीन पढ़ लो, दुनिया तो काफिरों के लिए। अब 75 साल हो गए, 77 साल हो गए मुल्क को आजाद हुए हुए, इस माइंड सेट से हम अभी तक बाहर नहीं निकल सके। तो ये बताया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कितना माश था, उनको घर मिला था ना विरासत में, जो हदीस में आता है कि अकील ने मेरा घर भेज दिया, तो घर था ना उनके पास, वो बाकायदा तिजारत भी करते थे। तो हमने जो भूख को और इस्लाम के काम को साथ मिला दिया है, वो कम से कम जो आपका मसला है ना, वो उस किताब से हल हो जाएगा। वक्फा परेशानी, जिंदा रहने के तरीके, छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं। मैंने सफर बहुत ज्यादा 124 मुल्कों का सफर है, जो उन ममालिक से सीखा, वो चीजें जो हमारे पास मिसिंग है, जो जिससे हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं, वो ये अवेलेबल है यहाँ पर। और ये बड़ी अच्छी किताब लिखी हुई है, फराज खान ने, कराची के ही है, फराद करमाली ने, पख थ्योरी। वो गधे के साथ नहीं, छोटा गधा लगा दिया जाता है जो सीख रहा होता है पूरे राउट्स को। तो सक्सेशन प्लानिंग के ऊपर बड़ी जबरदस्त, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी से छोटी सी बड़ी बेहतरीन किताब है। ये आपको कराची में आराम से मिल जाएगी। मैंने इसका लिंक भी शेयर कर लिया। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। यस, 100 स्लाइड्स हो गई हैं। शुक्रिया। इन द एंड दिस इज आवर कंट्री, इट डिजर्व्स टू बी बेटर, एंड इट कैन बी बेटर, एंड विल मेक इट बेटर इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैरन। आई एम ओपन फॉर क्वेश्चंस, अगर आपके कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। माशाल्लाह जनाब, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच जी। माशाल्लाह। जी, इस नीयत से हमने सवाल करने हैं जनाब कि इसमें अल्लाह सुब्हानहू ताला हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। एंड वी आर थैंकफुल टू ज़ीशान साहब कि ही स्पेयर्ड हिज टाइम। तो इसी तरतीब से चलते रहेंगे। और क्विक सवाल हो। जी हुमना साहिबा जी लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम सलाम। Sir, so I'll be short as possible and list down a few things because I want your guidance on it. So I'll start by thanking you first because आज से 2 साल पहले 2022 में I came across your video in which you talked about how much data science is important for people. And ever since I put my personal effort into that, even though I am still a business student, and here's a list of what I've done. I've done business intelligence courses, Power BI, SQL, database modeling, meta marketing, statistics, and I'm in the process of learning Python next. But the point is that I'm a business student and I know what I want, that I want to capitalize on theory by data, and I don't want to be a data scientist. I want to be a data analyst. So I've seen some companies जिनमें एक Red Ventures आता है, which is an American company, and they're doing stuff like that. फिर Mu Sigma है, which was started by an Indian over there. So I want to see कि what am I basically becoming? Am I going towards business development or a business analyst? And what's the next skill for me? Because I've done these things. थैंक यू, जज़ाकल्लाह। जी You are on the path of data analyst, perfectly fine. सर आप म्यूट हो। हाँ जी, हो गया आप जी, अनम्यूट हो गए। अच्छा ठीक है। तो देखिए, आप डेटा एनालिस्ट हैं, इस बात के अंदर यू कीप इवॉल्विंग। आप एक काम डेटा एनालिस्ट के लिए कर रही होंगी, दूसरी जॉब मिलेगी, देन यू बिकम डेटा साइंटिस्ट, तीसरी जॉब के ऊपर आप डेटा विजुअलाइजेशन का काम कर रहे होंगे, जो आपको चार्ट दिखाया था। और आपने तमाम चीज़ों को अपने करियर में टच करना होगा टू बी अ गुड डेटा साइंटिस्ट। लेकिन जो डेटा एनालिस्ट है, परफेक्टली फाइन पाथ है। इसके लिए 2-3 टूल्स मैं आपको रिकमेंड करूंगा, वो आप देख लीजिए। पहले का नाम है ऑरेंज, दूसरे का नाम है वेका, WEKA, और तीसरे का नाम है H2O। जो भी आप काम कर रही हैं ना, महीनों सालों के अंदर ये काम आपके क्लिक्स के ऊपर हो जाएंगे। माशाल्लाह, ग्रेट। जी जहांबाज साहब जर्मनी से, जनाब अरलांगन। जहांबाज कैमरा ऑन कर लीजिए, आपके पास चंद जी सेकंड। अस्सलाम वालेकुम।
जी जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा एक सवाल ये है कि अभी जैसे आप देखें, एनवीडीए के सीए ने कहा है कि प्रोग्रामिंग ना सीखें, अपने मतलब किड्स के लिए एक स्टेटमेंट पास किया है। अभी मसला ये आ रहा है कि जो यंग बच्चे हैं वो, उनको अगर गाइडेंस देने की बात आती है, स्पेशली हम लोग भी आते हैं, मतलब यंग की भी बात आती है, तो उनको कैसे कंप्यूटर साइंस की तरफ एंटर करा जाए? क्योंकि एक तरफ से बहुत ज्यादा सिनारियो आ रहा है कि आप को पाइथन प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं है, आपको एआई यूज करनी है। और दूसरी तरफ एक चीज ये आ रहा है कि जिसको एआई नहीं आती और जिसको प्रोग्रामिंग नहीं आती वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो आपकी क्या राय है इस बारे में? अच्छा, ये दोनों बातें बिल्कुल ठीक है। मेरे 5 बेटे हैं और कोई भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर नहीं है, कोई भी कंप्यूटर साइंस में नहीं है इस तरह से। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का मैथमेटिक्स का जितना काम है कंप्यूटर कर रहा होगा, और हमें उसको सीखने की उस लेवल के ऊपर जरूरत नहीं है। आप गाड़ी चलाते हैं ना, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको ये भी पता हो कंबस्शन इंजन कैसे काम करता है। गाड़ी खड़ी हो जाती है ना, तो आप उसको टो करवा के मैकेनिक के पास ले जाते हैं, आप उसके कुछ भी नहीं कर सकते। इसका ये मतलब नहीं कि आप गाड़ी नहीं चला सकते। बिल्कुल इसी तरीके से आप एआई को समझे। हम जो प्रोग्रामिंग बच्चों को सिखाने की बात कर रहे हैं, पाइथन पढ़ाने की बात कर रहे हैं, वो इसलिए नहीं कह रहे कि उनको पाइथन में आगे जाके कोड करना है, वो इसलिए कह रहे हैं कि उनकी लॉजिक डिफाइन हो जाए, उनको पता हो कि सवाल क्या पूछना है, जवाब कहाँ से आएगा, उस जवाब को किस तरीके से प्रोसेस करना है। ये जो स्किल है ये बड़ी जरूरी है। अमेरिका के अंदर जो डिग्रीज हैं, अब ज़्यादा बात है, जो इन तमाम चीज़ें नहीं आ रही हैं, 10 साल में तमाम की तमाम जॉब्स चेंज हो जाती हैं, 3-4 साल के अंदर तमाम टेक्नोलॉजीज चेंज हो जाती हैं। तो बच्चों को हम यहाँ पे सिर्फ इसलिए भेज रहे हैं कि उनमें डिसिप्लिन आ जाए, कि सुबह 8 बजे जाके वो स्कूल के अंदर जाए, अपनी असाइनमेंट करे, 2 बजे जमा वापस हो जाए। 4 साल तक ये प्रूव कर दे कि वो डिसिप्लिन से काम कर सकता है, एम्प्लॉयर्स को हायर कर लेंगे, बाकी तमाम चीज़ें वो खुद ही सिखा रहे होते हैं। तो जब हम बच्चों को प्रोग्रामिंग पढ़ाने की बात करते हैं, मॉडल सिखाने की बात करते हैं, वो उनकी लॉजिक बिल्डिंग की बात करते हैं, वो इस माइंड सेट की बात करते हैं, और ये माइंड सेट उन टूल्स के बगैर आ नहीं सकेगा। माशाल्लाह। हसाम सईद तो साहब इस्लामाबाद जी। उसके बाद नेक्स्ट हम अहमद वकार साहब से अब्दुल्ला से होते हुए रूहुल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जज़ाकल्लाह खैर फॉर योर टाइम। तो एक्चुअली मैं यहाँ पे पाकिस्तान में कंपनी आईटी फर्स्ट के नाम से छोटा सा स्टार्टअप है, इस पे भी एफर्ट लगा रहा हूँ। आपने एक मेंशन किया अपनी स्लाइड्स में गाइडेंस का, और मैं टोटली एग्री करता हूँ कि मेंटोरशिप एक चीज़ है जो यहाँ पे लैग कर रही है। तो इसके मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि रिसेंटली हुआ ये कि मैं किसी बिजनेसमैन है, आईटी में ही है, अच्छा काम कर रहे थे, मैंने उनसे बात की, मेंटोरशिप की, इवन मैंने अपनी कुछ सेविंग थी उसका भी डिस्क्लोज कर दिया। अल्टीमेटली मुझे उनको ज़रूरत थी, मैंने उनको ट्रांसफ़र कर दिया, अराउंड $13,000 थे, और वो अभी तक फंसे हुए हैं। तो अब मेंटोरशिप की आपने बात की, मैं एग्री करता हूँ कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं पाकिस्तान में स्पेशली, वो देख रहे हैं कुछ लोगों की मजबूरी है कि पाकिस्तान से नहीं जा सकते, कुछ पर्सनल रीज़न की वजह। मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ कि आप क्यों कह रहे हैं कि बाहर जाना चाहिए, लेकिन अभी कई लोगों के ऐसे सिनेरियो होंगे, लेट्स से फैमिली है, लेट्स से पेरेंट्स हैं, अब जिहाद में भी आप नहीं जा सकते जब तक कि पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप किसी तरह मैनेज ना कर लें। तो कुछ लोगों के सिनेरियोज ऐसे होते हैं कि उनके लिए मुश्किल होता है, जिसकी वजह से एटलीस्ट मैं नहीं जा सकता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक्सपर्टीज़, मैं डाटा पे भी काम किया, एआई पे भी काम किया है, अल्हम्दुलिल्लाह वेब एप्लीकेशंस, पर्सनली मैं एसीसी हूँ तो उसका भी कुछ है जो अल्हम्दुलिल्लाह मिल रहा है। लेकिन जी मेंटोरशिप में मैं अब चलिए स्पेशली जनाब, आई पाकिस्तान में थिंक इसको आपका क्या आप सवाल गाइड को करेंगे कि कमेंट क्या बन करना चुका चाहिए? है, तो हसाम भाई कमेंट बन चुका है, सवाल को सवाल लेने दें जी जिशान साहब जी। अच्छा, मैटर बड़ी मुश्किल से मिलता है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान में तो बंदा किस पे ट्रस्ट करे किस पे ना करे, लेकिन बिल्कुल मुल्क खाली नहीं हो गया, कुछ चीज लोग अवेलेबल हैं। तो आप देख के ले लीजिए, वो यामीन भाई की ओर से विजन की जो वर्कशॉप है, मैं उस पर रिकमेंड करता हूँ। 2 प्लेटफॉर्म बताता हूँ, एक मेंटोगा है, मेंटोगा के ऊपर आपको बहुत सारे मेंटर्स मिल जाएंगे। दूसरा प्लेटफॉर्म है इंट्रो। इंट्रो के ऊपर आप चाहें तो जिलो के आप सीईओ से बात कर सकते हैं, पेपल के को फाउंडर से बात कर सकते हैं, थोड़े महंगे हैं लेकिन मिल जाते हैं। तो अगर आप इनको, आजकल तो एआई ने बड़ा आसान कर दिया, इन ऐप्स को यूज करते हैं, तो आपको बड़े आराम से गाइडेंस मिल जाएगी। स्किल स्कोर का मैंने आपको बताया है, वो आपको एआई बहुत सारी चीजें सजेस्ट कर देगी वहां पर। जी हामिद वकार साहब पेशावर जज़ाकल्लाह। से जी। जी हामिद भाई। वालेकुम सर। वालेकुम सर मेरा सवाल सर आपसे ये है कि सर आप एजीआई के बारे में सर आपका एक्सपर्ट ओपिनियन क्या है कि सर ये कब तक अचीव हो जाएगा? और सर अगर अचीव हो भी चुका है तो सर सैंक्शंस के डर से कंपनी डिक्लेयर करने से सर डर तो नहीं रही सर? अच्छा, आप कोई सवाल रिपीट कर दे, मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई। किसके बारे में क्या ओपिनियन है? सीजीआई? एजीआई। एजीआई सर, एजीआई। एजीआई के बारे में बात कर रहे हैं? अच्छा, तो एजीआई तो ऑलरेडी आ चुकी है। जनरेटिव एआई का जो आईफोन 16 आया है,
उसके अंदर भी मौजूद है। तो हम सब उसकी तरफ जा रहे हैं। रे कुर्सवेल को आप पढ़ लीजिए। तो पाकिस्तान बहुत पीछे है। पाकिस्तान में तो सही मानों में भी एआई भी नहीं आ सकी, लेकिन दुनिया तो ऑलरेडी जा चुकी है और वो आके रहेगी। इसको मतलब आप सिर्फ टाइम देखना है कि कितने अरसे में आती है मुकम्मल तौर के ऊपर, लेकिन इट्स ऑलरेडी स्टार्टेड। सिबगतुल्लाह साहब लाहौर से, बेटा क्विक क्विक क्वेश्चन जी प्लीज। सिबगतुल्लाह जी। निदा आप पूछ लीजिए फिर इन द मीनवाइल। निदा फातिमा, फिर हम रूहुल्लाह के पास आते अस्सलाम वालेकुम सर। हैं। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा सवाल ये है कि सर जो मतलब हमारे यहाँ पे रिसेंटली बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ गया है बच्चों का कंप्यूटर साइंस की तरफ, क्योंकि मतलब सर आप हैं और भी काफ़ी गाइड्स हैं जो हमें गाइड करते रहते हैं कंप्यूटर साइंस में आए हैं। और सर एक प्रॉब्लम ये हुआ है, हम सब जानते हैं कि सर मतलब बहुत ज़्यादा रश हो गया है। मतलब पाकिस्तान में इतनी यूनिवर्सिटीज़ नहीं है और ना उस तरह की एजुकेशन है, और मतलब इतनी सीट्स नहीं होती जितने बच्चे होते हैं और वो अप्लाई कर होते हैं। मतलब सर अच्छे मार्क्स हैं, अच्छे मेरिट्स हैं, लेकिन आपको एडमिशन नहीं मिलता है फील्ड में। तो सर वो मतलब इसका हम कैसे करें और अच्छी क्वालिटी एजुकेशन हम किस तरह हासिल कर सकते हैं? क्वालिटी एजुकेशन पाकिस्तान में आपकी पर्सनल जिम्मेदारी है। टीचर कुछ पढ़ा दें, यूनिवर्सिटी से कुछ मिल जाए तो माले गनीमत है, लेकिन आपको पढ़ाने वाले नहीं मिलेंगे। आजकल बहुत ज़्यादा आसान हो गया है ये डेमोक्रेटाइजेशन जो हो गई है हमारे पास कोर्सेज की। आप मूक्स कर लीजिए, कोर्सेरा है, EDX है, हार्वर्ड एक्स है, खान अकेडमी है, यूट्यूब है। यहाँ से आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा। डिग्री आपको जहाँ दाखिला मिलता है पढ़ लीजिए, एज फार एज वो चार्टर्ड रजिस्टर्ड डिग्री है, रिकॉग्नाइज डिग्री है, ताकि वीज़े वगैरह में आपको आसानी हो। कंप्यूटर साइंस नहीं मिलता, आप AI पढ़ लीजिए, IT पढ़ लें, डेटा साइंस पढ़ लें, कोई और डिग्री कर लें, 4 साल की पूरी डिग्री कर लें। लेकिन डिग्री और टीचर से इतनी ज़्यादा तवक्कात ना रखें, अदरवाइज वो आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। खुद पढ़ना पड़ेगा। रूहुल्लाह साहब, रूहुल्लाह क्विक। अस्सलाम वालेकुम सर, माई सेल्फ रूहुल्लाह हमीद फ्रॉम स्वात। सर मेरा क्विक क्वेश्चन यही है कि आई एम ऑलरेडी इन द फील्ड ऑफ वेब डेवलपमेंट, लेकिन सर मैं वेब डेवलपमेंट में बिल्कुल सेटिस्फाइड ना नहीं था। तो मैं सोच रहा था कि कंप्यूटर की और फील्ड्स को भी एक्सप्लोर किया जाए, तो मैं डाटा को भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ। डिजिटल मार्केटिंग की सर्टिफिकेशन QA गूगल से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो पर्सनल बिजनेस है वो मैं काफ़ी ग्रो कर चुका हूँ उससे। अभी मुझे थोड़ा सा साइबर सिक्योरिटी को भी टच करना है। मेरा ही वो मानना है कि अगर वेबसाइट डेवलपमेंट करो, अगर मुझे अटैक्स का पता नहीं है तो मैं किस तरह वो कर पाऊंगा। लेकिन दूसरी तरफ मैं सोचता हूँ तो वो हर चीज़ तो एक बंदा नहीं कर सकता, तो इसे मैं कैसे लेके चलूँ। एंड आई वांट टू वर्क ऑन एडवांस थिंग्स, ये वेब डेवलपमेंट, और इससे आगे भी बढ़ना है इंशाल्लाह। कुछ एडवांस चीज़ों पे काम कर रहे हैं जैसे कि आपने फ्यूचर की फील्ड्स हमें दिखाई। सो थैंक यू। जो काम कर रहे हैं वो करते रहिए, उसको नहीं छोड़िए। साथ में कोई एक फील्ड देख लीजिए, AI, डेटा साइंस, डिजिटल मार्केटिंग, साइबर सिक्योरिटी, किसी एक का इंतखाब कर लीजिए बेस्ड ऑन आपको प्रोग्रामिंग पसंद है, आपकी मैथमेटिक्स कितनी अच्छी है, आपका इंटरेस्ट किस चीज़ के अंदर है, और सिर्फ उसके ऊपर काम कीजिए, बाकी वो छोड़ दें। सबाहत साहबा कराची से जी। मैम इज ए वेरी गुड स्टूडेंट जी। मैम फरमाइए, हम कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं मेंटोगा पे आपसे 2 दफ़ा सेशन ले चुकी हूँ। सर मेरा आपसे ये सवाल है कि मैं जो हूँ वो आपसे मीटिंग अफोर्ड नहीं कर सकती। मैंने बहुत मुश्किल से 2 दफ़ा आपके साथ मीटिंग की है, तो सर आप ये पाकिस्तानियों के लिए फ्री कर दें। बहन, फ्री में शुरू किया था, फिर मैं 2-2 घंटे बैठा रहता था और सामने वाला बंदा आता नहीं था, पहली बात। दूसरी बात, ये इस यूट्यूब की वजह से कोई 7,000 मैसेजेस मेरे पास दिन के आते हैं। मैं सुबह शाम बैठ के अगर जवाब देता रहूँ ना तो मेरी लाइफ खर्च हो जाएगी, मैं जवाब दे नहीं सकता। तो अब मैंने अपना WhatsApp भी बंद कर दिया है और यूट्यूब का मैसेज बंद कर दिया है, फेसबुक का मैसेज नहीं देखता 4-4 साल तक। तो बड़ी मुझे बड़ी 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 मजबूरी है। तो फ्री का जो था नुस्खा वो अप्लाई कर चुके हैं, और उसमें बड़ी 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 खुआरी हुई है। तो बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के बंदा 3-4 घंटे निकाले और पागलों की तरह बैठा रहे वो, और सामने वाला बंदा अगर शोड अप नहीं हो तो बंदा क्या कर सकता है। जी जनाब, हमारे भाई हैं लाहौर से साद आमिर, फिर फिजा मुबीन जी। So I joined this course because of you, and it was more than marvelous because of Dr. Shahid Awais. I just read your book, Just to Joka Safar, both parts, and I completed in a day. It was more than marvelous. Just very quickly, we are doing, we are running a religious organization, Fellows of Heaven, which is connecting youth with Islam. So I just I want to ask 2 questions, and there's a request from you. The questions are: what is the crux of your life? And the second question is: what is the crux of your best buddy Abdullah's life? And the request is: I have a very short name, Saad. It's C9 Dal Saad. So please remember me in your praise, and I need your praise. Thank you so much.
जी भैया, जो क्रक्स है वो उस किताब के अंदर लिख दिए हैं। वो किताब का मकसद ही ये था, अब्दुल्ला मेरी लाइफ एक ही जैसी है, तो दोनों के उसके अंदर लिखे हुए हैं। असल चीज़ तो देखिए, हम अपने पर्पस से दूर नहीं हो सकते। जिस चीज़ के लिए बनाए गए हैं ना, उसके ऊपर फोकस रहना चाहिए। हर चीज़, बहुत सिंपल सा फार्मूला आपको बताता हूँ, हर चीज़ जो आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला से करीब करे वो कर लेनी चाहिए, और हर वो शे जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दूर करे वो नहीं करनी चाहिए। कुछ लोगों को दुनिया अल्लाह से करीब कर देती है, कुछ लोगों को दीन अल्लाह से दूर कर देता है। तो अपने आप में अपना झांकता रहे, अपने आप को वो समझता रहे, तो गाइडेंस मिलती रहती है। जजाकल्ला। जनाब, फिजा बच्चे, फिजा। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपकी वीडियोस का। आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ योर्स, और मैंने आपसे बहुत सेशन लिया था मेंटोगा पे। आपने मुझे मैंने फर्दर पीएचडी के लिए अप्रोच करना था। मेरी कंप्यूटर साइंस की फील्ड है, मास्टर मतलब मैंने कर लिया हुआ है। आपने मुझे ब्लिट्स कोई कोर्स करता था इंग्लिश का, मैंने आइट्स कर लिया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे फर्दर गाइडेंस चाहिए कि मैं अप्रोच किस तरह से करूँ स्कॉलरशिप के लिए या पीएचडी के लिए। बेटर वे क्या होगा मेरे लिए? पीएचडी के लिए भला पड़ा है अमेरिका, टीएशिप आरएशिप अवेलेबल होती है, फुल ब्राइट स्कॉलरशिप है, रसस मंडस है, शेवनिंग स्कॉलरशिप है, और एड स्कॉलरशिप्स है। सारी स्कॉलरशिप्स पे अप्लाई करते रहे, यूनिवर्सिटीज में डायरेक्टली अप्रोच करें। डिपेंड करता है आप पीएचडी किस भी कर रही है, कौन सी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर करवाया या नहीं करवा रहा। लेकिन अमेरिका में कोई 99% पीएचडी जो होती हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही होती हैं, टीएशिप आरएशिप के ऊपर होती हैं। अगर आपका स्कोर अच्छा है, आपको पता है आप क्या कर रही हैं, तो 6 या 8 महीने लगेंगे, लेकिन आपको पीएचडी फेलोशिप मिल जाएगी। सलमान अकबर साहब जी, क्विक थैंक यू वन। सर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। एक ही सवाल है, डॉक्टर साहब से भी कल मुलाकात हुई। पाकिस्तान में करप्शन का कोई इलाज है? और डाटा क्या कहता है पाकिस्तान की करप्शन के बारे में और पूरी दुनिया की करप्शन के बारे में? यहाँ तो करप्शन प्रिवेलेंट हो गई है छोटी छोटी चीजों में, और बिजनेस करना इंतहाई मुश्किल है। मैंने जजाकल्ला। एक वीडियो बनाई है यूट्यूब चैनल पे, आप देख लीजिए। उसका नाम है पाकिस्तान में काम करने के 14 नकात। उसमें इसके ऊपर बड़ी डिटेल से बात की है। जब तक ऊपर वाले नहीं चाहते कि करप्शन फ्री हो, तो हम फ्री करप्शन हो नहीं सकते। वो ट्रिकल डाउन के नीचे हर जगह आ जाती है। जरदाई तो दूर की बात है, किसी ने चूंकि अपने हाथ में फंस गए ना अगर, तो वो आपको छड़ी का दूध याद दिला देगा। तो हम्म। इसलिए मैं बोलता हूँ, अपने बिजनेस करना है, बाहर कर कुछ करना है, बड़ा काम करना है, तो आपको मुल्क से बाहर निकलना पड़ेगा। जी सलीम साहब, सलीम खान हैदराबाद से जी। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बस जी ये सर, जी मेरा सवाल ये है सर कि मैं डिजिटल मार्केटिंग में हूँ तो 3 साल से अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेरा मसला ये आ रहा है कि मैं अपनी स्किल को किस तरह सेल करूँ। हाँ, जो बाहरी क्लाइंट्स हैं तो उनको किस तरह अप्रोच किया जाए, और डिजिटल मार्केटिंग के साथ जैसे कि आपको मसला, आपका काफ़ी एक्सपीरियंस है बाहर का, तो उसके साथ मुझे कौन सी स्किल्स सीखनी चाहिए। और सर मैं काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देखता हूँ, कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं अमल नहीं कर पाता। तो अमल किस तरह किया जाए? और ओवर थिंकिंग की बीमारी मेरे पास है, तो ओवर थिंकिंग मैं ज़्यादा करता हूँ, तो उसका सर बताएं क्या करना चाहिए। मैंने डिजिटल मार्केटिंग वीडियो बनाई हुई है, ओवर थिंकिंग के ऊपर भी वीडियोस लीजिए। डिजिटल मार्केटिंग में बड़े नए टूल्स आ गए हैं, जिसमें एआई मार्केटिंग एनालिटिक्स को डिजिटल मार्केटिंग के साथ कंबाइन कर दिया है। वो देख लीजिए, cxl.com पे जाइए, वहाँ पे जो कोर्सेज है वो कोर्सेज कर लीजिए। तो शायद पाकिस्तान में 10-12 बंदे ऐसे होंगे जिनको इन चीज़ों का पता हो। ठीक है जनाब, क्विक जनाब। हम और प्लीज लोग हैंड शेयर ना कीजिए काइंडली। ये जो 5 लोग हैं इन्हीं का हम जवाब देंगे, फिर डॉक्टर साहब ने जाना होगा। जी जनाब, सिबगतुल्लाह, क्विक। आप पहले मिस कर चुके हैं एक अपॉर्चुनिटी। Assalamu alaikum, sir. My name is Sibgatullah. I am following you from 2022. I have read your books, Jistaju Ka Safar, done a lot of digital marketing related courses from Coursera and learning from Khan Academy as well. And I have no question. I want to just say thank you and thanks a जजाक lot. You have आपको तो helped शेयर me दे। in my professional as well as career development. थैंक यू जी। हम इस वक्त यूके से अजीज भाई, अजीज भाई क्विक वन। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान उस्मानी साहब, क्या हाल है? खैरियत से? असल में फर्स्ट टाइम आपसे बात हो रही है। आपकी मैंने बुक्स ऑनलाइन ऑर्डर करने की कोशिश की वेबसाइट से, लेकिन यूके के अंदर कोई डिलीवरी का ऑप्शन नहीं था, और मैं मिस कर गया था, और फिर कभी आपसे या किसी से कांटेक्ट भी नहीं हो सका। उसका कोई पीडीएफ वर्जन शेयर कर दे, या जो अमेजन पे कर दे, जिसको हम पे करके खरीद लिया करें तो आसानी हो जाएगी। जो ऐप पे अवेलेबल है, गुफ्तगू की ऐप है, एंड्रॉइड पे, आईफोन के ऊपर, दोनों के ऊपर। आप वहाँ पे ले भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं फोन के ऊपर। पीडीएफ अवेलेबल नहीं है, मैं देख रहा था पीडीएफ अवेलेबल। पीडीएफ अच्छा, नहीं है पाकिस्तान में। पीडीएफ के लिए अगर आपके हाथ से, उसके बाद तो आपको पता करो क्या होता है उसका। और बुक्स अगर हम मंगवाना चाहें यूके के लिए, या कोई प्रोसीजर हो सकता है? जी जी, उसका प्रोसेस आप info@guftगू चलिए पे मैं email। कोशिश करता हूँ आपकी टीम मेंबर से किससे बात हो जाए तो बहुत हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी फजल कुरैशी साहब जी, माशाल्लाह।
जी अस्सलाम वालेकुम दिशान साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा आपका लेक्चर था। एक मुझे जो बात समझ में आई है कि अगर कोई बंदा किसी जगह बिजनेस कोई स्टार्ट कर रहा है पीछा तो फर्स्ट थिंग ही शुड डू इज टू कलेक्ट द डाटा। तो इस बारे में अगर से फॉर एग्जांपल मैंने गल्फ में या यूके में कोई बिजनेस स्टार्ट करने से फॉर एग्जांपल मैंने देखना है कि वहाँ पे परफ्यूम किस किस्म के बिकते हैं। जी इनकी आवाज आई थिंक चले, डेटा का मैं सवाल समझ गया हूँ। बहुत सारे डेटा ब्रोकर्स होते हैं हर मुल्क के अंदर। अमेरिका में एक्सियोम है, यूके के अंदर है, ब्लू काई है, बाकी सिस्टम्स हैं। तो उनसे आप पूरी इंडस्ट्री रिपोर्ट ले सकते हैं। वो आपको एक्जेक्टली बता देंगे परफ्यूम पूरे मुल्क पे कितने के बिकते हैं, कौन कौन बेचता है। इसके बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं। थोड़ा सा आप दो चार क्यूरी गूगल पे डाल देंगे तो आपको तमाम चीज़ों का जवाब मिल जाएगा। माशाल्लाह। तलहा बेटा अपना मोबाइल अपना कैमरा ऑन कीजिए। इन द मीनवाइल जवाद साहब हैदराबाद से जीकी के ग्रेजुएट है सर। क्विक क्वेश्चन सर जवाद भाई। Assalamu alaikum. Thank you for the session. Just quickly, inspired by डॉक्टर शाहिद, अभी पर्सनल डेवलपमेंट पे काम चल रहा है पूरी तौर पे इंशाल्लाह। और ये बस पूछना था कि अल्लाह अगर जहन में डाल रहे हैं कि काम करना है कुछ कम्युनिटी के लिए, तो उसमें चैनलाइज और प्रायोरिटाइज किस एज ग्रुप को किया जाए। मेरी एज 33 ईयर्स है और मैं मैरिड हूँ और इंजीनियर हूँ और टीचर भी रह चुका हूँ और अभी एक सॉफ्टवेयर कंपनी में रिमोट जॉब कर रहा हूँ यूएस की। तो हाउ टू चैनलाइज प्रायोरिटाइज और क्या जॉब छोड़ना जरूरी है या टाइम को कैसे मैनेज किया जाए कि खुद पर्सनली डेवलप पहले होके, क्योंकि हुक्म है कि पहले खुद ठीक होना है। तो वो कौन सा पॉइंट है जहाँ डिफाइन हो जाए कि मैं अब आगे तक पहुंचा सकता हूँ। जहन में है लेकिन पहले अब ये सोचा है कि पहले खुद ठीक होना लंबी बात है, अभी जवाब मुख्तसर है तो पॉसिबल नहीं है। आप जो टारगेट करें एज ग्रुप को, वो करें 5 से 25 साल के दर्मियान। ये सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव एज ग्रुप है जिसपे आप इम्पैक्ट लेके आ सकते हैं। आगे में 25-30 साल जाना है तो पाकिस्तान में बहुत सारी बेहतरी कर सकेंगे। 5 से 25 को करें, ये दोनों काम साथ चलते हैं। आप मुकम्मल तो पूरी तौर पे ज़िंदगी में कभी भी डेवलप नहीं होते। थोड़ा बहुत भी अगर आप दे सकते हैं किसी को, आप आसमान से गिर के जिस खजूर पे अटके हुए हैं ना, सामने वाले की 7 नस्लें गुजर जाती हैं उस खजूर तक पहुंचने में। तो जहां पर भी आप हैं, बहुत से लोग आपसे नीचे होंगे, आप उनको अपलिफ्ट करना शुरू करें। हल्की हल्की उनकी वजह से, उनकी बरकतों की वजह से आपकी भी तरक्की होती चली जाएगी और आपका ये फेज है वो आम होता चला जाएगा। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। वेरी गुड आंसर। सादान नूर और फिर हम चाइना जाएंगे जनाब वहां से। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मेरा नाम सादान नूर है। मेरी एज 32 ईयर्स है और मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड बिजनेस मैनेजमेंट और इंग्लिश लिटरेचर में। और मेरे पास टोटल 7.5 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस है जिसमें डेवलपमेंट सेक्टर में भी मैंने काम किया है, रिसर्च में भी काम किया है। मुझे अभी फील हो रहा है कि मेरी जो डिग्री है एजुकेशन, ये इसकी वाइटलिटी एग्जॉस्ट हो रही है क्योंकि मैंने इस तरह फेजेस गुजारे हैं जिसमें मतलब आई रिमेन अनएम्प्लॉयड। तो मुझे ये पूछना था कि कंसिडरिंग माय एज एंड माय एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड एवरीथिंग, अभी अगर मैं डेटा साइंस की तरफ टिल्ट करूं तो ये मैं किस तरीके से कर सकता हूं। इसके लिए मुझे डिग्री लेनी चाहिए कि नहीं, शुड आई ऑप्ट फॉर कोर्सेज और पाथवे इसका कुछ अगर थोड़ा सा आप सिर्फ कमेंट कर लें उस पर। थैंक थैंक यू। यू। आप यंग हैं, आप बड़े आराम से डेटा साइंस में आ सकते हैं। एजुकेशन की बहुत ज़्यादा डिमांड है फिनलैंड में, यूएस में, सिंगापुर में। आप मुल्क चेंज कर सकते हैं, ज्योग्राफी को चेंज कर सकते हैं बेहतरी के लिए। कोर्सेज में आप पाइथन से स्टार्ट कर सकते हैं। मेरी एक वीडियो है पाइथन कैसे सीखें, वहाँ से स्टार्ट कीजिए, फिर मैं आपको आगे गाइड कर दूंगा। और डिग्री अगर करनी है तो नथिंग लाइक इट, डिग्री जरूर कर लीजिए। जी उस्मान गनी साहब चाइना में है, ये माशाल्लाह वहाँ पर टीचिंग कर रहे हैं और लैंग्वेजेस भी सिखाते हैं। क्विक जनाब। Assalamu alaikum, sir. First of all, I want to say that I love you so much माशाल्लाह। because I have learned a lot from you. और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आप जो वीडियोस में शेयर करते हैं वो मैं अप्लाई भी करूँ अपनी लाइफ में। और सर मेरा क्विक क्वेश्चन ये है कि मैं जैसे कि शाहिद सर ने बताया कि मैं टीचिंग करता हूँ, मुझे सीखने की बहुत भूख है। इनफैक्ट ये वाला कोर्स भी मैंने आपके कहने पे ज्वाइन किया था। और जैसे कि मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कैसे मैं जो है वो एआई को इंटीग्रेट कर सकता हूँ अपने टीचिंग करियर के साथ, या मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ। मुझे सीखने का बहुत शौक है। थैंक यू जी। रिसोर्सेज में शेयर करता रहता हूँ। मैंने किताबें भी 2 एआई के ऊपर लिखी है। मेरा इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के नाम से यूट्यूब पे चैनल है जहाँ मैंने डेटा साइंस का, ब्लॉकचेन का एआई कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा हुआ है। और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं। ये कोर्सेज अगर आप कर लें तो आपको कम से कम राइट डायरेक्शन मिल जाएगी कि आपको किस डायरेक्शन में आगे जाना है। डॉक्टर साहब मुझे नमाज पे पहुंचना है, मेरी नमाज निकल जाएगी वरना, तो बड़ी बड़ी अच्छा माजरत।
तो बस ये जो हमारे भाई जो हैं ये रह जाएंगे, तो फिर अल्लाह ताला इनको आफियत अता फरमाए। तो आई थिंक ही इज लेफ्ट। आप इनके सवाल अगर मुझे भेज दें तो फिर मैं हाँ इनको जवाब दे सकता हाँ, ईशान साहब ईशान साहब एक रिक्वेस्ट करनी थी, आप बेशक फ्री ना करें, अपने सेशन थोड़े कॉस्ट कम कर दें। मतलब इस्लामाबाद में जितना मेरा रूम का किराया है ना, इतना आपका एक सेशन की कॉस्ट है। रिक्वेस्ट है आपसे, मैं आपके बेटे की उम्र का हूँ, मुझे वक्त हूँ। चाहिए आपका, प्लीज ठीक है, कुछ करते हैं इंशाल्लाह ताला इसके बाद उससे प्लीज भी। सर, थैंक यू। जी जनाब। थैंक यू। ठीक है जनाब। इरम साहब एक इन बेटी के सवाल ले लें। इरम साहब क्विक वन, चंद सेकंड का होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं क्विकली कोशिश करती हूँ सवाल कर लूँ। मेरा बस एक सवाल है। आपको फॉलो तो मैं 2017 2018 से कर रही हूँ, तो मैं उसी टाइम से पाइथन और इन चीज़ों को लर्न भी कर रही हूँ और ये चीज़ें सीख भी ली हैं। कोडिंग में मेरा इतना एक्सपीरियंस है, लेकिन द थिंग इज कि पाकिस्तान में रहते हुए मैं सीख सारा कुछ जाती हूँ, मैं कोर्सेज भी कर लेती हूँ, मैं मॉक्स भी कर लूंगी, सब कर लूंगी, बट एट द एंड जब उसकी इम्प्लीमेंटेशन का टाइम आता है, प्रोजेक्ट्स पे काम करने का टाइम आता है, तो मेरे पास कोई राइट गाइडलाइन नहीं है इसको लेकर। और जो डेटा साइंस का आपने बात की है कि डेटा साइंस को परसू किया जाए फॉर फ्यूचर रोल्स, मेरा उससे रेलिवेंट एक क्वेश्चन ये है कि डेटा साइंस तो एक एक्सटेंसिव पाथवे है, मतलब ये कोई एक स्किल के ऊपर तो बेस नहीं कर रहा डेटा साइंस। तो अगर कोई इस एक्सटेंसिव पाथवे को लेना चाह रहा है फॉर फ्यूचर पर्पसेस, तो वो ये चीजें सीखने के साथ साथ इम्प्लीमेंट कैसे करें। पहला सवाल ये कि प्रोजेक्ट्स कहाँ से हम ढूंढें, किस तरह स्टार्ट करें, किसके चले अंडर मैम, जाए, किस। ये तो बस जी काफी लंबा हो गया, सर ने निकलने भाई। जी जी मैंने एक वीडियो बनाई वर्चुअल इंटर्नशिप, वहाँ पे आप मैकेंसी में, बैंक ऑफ अमेरिका में, डेलोइट में डेटा साइंटिस्ट पे काम कर सकते हैं। सब कुछ ऑनलाइन है, वहाँ से शुरू करें, उससे आपका सीवी बीफ अप हो जाएगा। उसके बाद आप रिमोट जॉब्स के लिए अप्लाई करें, फ्रीलांसिंग को, फाइवर को छोड़ दीजिए। आप रिमोट जॉब्स के लिए अप्लाई कीजिए। फ्लेक्स जॉब्स है, इंडीड है, मॉन्स्टर है, वो आपको बहुत आराम से मिलेगी, बिकॉज पाकिस्तान के रेट बड़े कम्पिटेटिव होते हैं। एंड यू गो फ्रॉम देयर। और कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मुल्क से बाहर निकल जाए, मैं हमेशा से बोलता हूँ। माशाल्लाह। चलो जनाब तला भाई आपसे फिर माजरत कर लेते हैं, सर ने निकलना है। तो इस दुआ के साथ आई विल बी हियर फॉर अनदर 5 मिनट्स, क्योंकि हमारी नमाज अभी नहीं है। तो हम जिशान साहब को रुखसत करते हैं इस दुआ के साथ, को मेरा काम, हाँ जी, गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से, ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। तो ये जनाब जिशान साहब, इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। हमारे सेशन 2 घंटे के होते थे, 3 3 घंटे पे जाते रहे। वी वर लर्निंग फ्रॉम ईच अदर। और अल्लाह ताला आपको जरिया बनाए, आपने हमें भी पुश किया। और बस आपको चूंकि टाइम थोड़ा है जी, ये जनाब हमारे साथी हैं, ये जल्दी से आप विश कर दो, पूछ लो सर एक। हमारे प्लीज शेयर ऑल रेलेवेंट मटेरियल। पाकिस्तान के लोग हैं वो सर शायद से कैसे मुस्तफीद हो सकते हैं, जरा वो भी बता दीजिए, हम ज्यादा से ज्यादा इनसे कैसे फायदा ले सकते ये मैंने जी भी मैंने वीडियो बनाई थी पूछ रहा है सेंसर आपकी के साथ तरफ से, ये बड़ा माशाल्लाह। ठीक है, तो थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह आई सर, थैंक यू। हियर फॉर 2 मिनट्स। अल्लाह हाफिज। तो जनाब अल्लाह, ये हमें हम शुक्रगुजार हैं अल्लाह सुब्हान ताला के। ये अहमद वकार साहब ने काफ़ी पुश किया था मुझे, वैसे इनको बुलाना था हमने। और तो हम अब सब लोगों के शुक्रगुजार हैं माशाल्लाह। मुकर्रम साहब, वंस अगेन, मुझे याद है कि ये मैं जिस जगह बैठा हूँ गिफ्ट यूनिवर्सिटी में, यहीं से मैंने भी अपने टीचिंग कैरियर का आगाज़ किया था। और ज़ीशान साहब को भी हमने यहाँ हायर किया हुआ था 2004 जून में। तो ये हमारे लिए एक रिसर्च सेल बनाया हुआ था, तो उसमें ये डाटा इकट्ठा करते थे, इंफॉर्मेशन लाते थे। तो हमें नहीं पता था कि ये जो जिस नौजवान ने हमें ज्वाइन किया, जिसे हम ज़ाहिर है ये बहुत छोटे थे एज में, तो माशाल्लाह इनकी अहलिया भी थी। तो ये एक छोटे से टेबल के ऊपर इनको जगह दी गई थी। तो हमें नहीं पता था कि एक चंद सालों के बाद यहाँ पहुँचेंगे। तो बहरहाल जी, इसमें बहुत सारे सवाल जो हैं वो हमारे कुछ कैरियर के हवाले से पूछे गए। तो जब इफेक्चुएशन के लेंस से अगर आप देखें तो इनको सवालों के जवाब ज़रा इजी हो जाते हैं। और आई थिंक वंस अगेन अपने आपने बर्ड इन हैंड को डेवलप करना, कैलकुलेटेड रिस्क लेते चले जाना, और इस प्रोसेस में अपनी दस्तों बाजू तलाश करना। और फिर अल्लाह सुब्हान ताला ने जो प्लान किया ना, वो आपको मालूम ही नहीं है। हाँ जी, वमा करू वमा कर अल्लाह, एक आपकी प्लानिंग है, एक अल्लाह सुब्हान ताला की प्लानिंग है। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। आप देखना जी, मुकर्रम साहब को क्या पता था, मुझे क्या पता था मेरी 50 साल बाद इनसे मुलाकात होगी। ये मैकेनिकल इंजीनियर हैं, लेकिन ऐसे लगता है ये साइकोलॉजिस्ट भी हैं। तो ये ऐसे ही कोई पता नहीं है हमारी। इकरा साहब आपका सवाल नहीं ले सके माजरत के साथ, आई होप यू विल नॉट बी एंग्री। लेकिन यह है कि वो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको जवाब दे देगा इंशाल्लाह, जो अल्लाह ताला से मांगता है। और जनाब फारूक साहब, आप खैरियत से हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त। मैं खुद सोच रहा था कि
ये होना चाहिए, लेकिन आपने खुद ही से इसको ऑर्गेनाइज कर लिया। बहुत जबरदस्त ये हमारी गेस्ट लेक्चर की सीरीज चल रही है। वो कल जो आए थे डॉक्टर साहब, वो जो बता रहे थे जामिया उलूमुल इस्लामिया बनौरी टाउन का, वहां से मेरे वालिद साहब ने आलिम बने, माशाल्लाह। और दारुल देवबंद से मेरे नाना जानकारी रहीम बख्श साहब पानीपति, वो वहां से आलिम बने थे माशाल्लाह। कल वाला भी सेशन बहुत जबरदस्त था और आज वाला भी। हमारे हमारे इनके सवाल का जवाब हम नहीं ले सके हमारे भाई साहब का, लेकिन आई एम सॉरी। तो इंशाल्लाह परसों जी हमारे पास डॉक्टर साहब तशरीफ लाएंगे कतर से जनाब। एंड सजाद भाई आपका सवाल भी नहीं ले सके माजरत के साथ, वो इट वाज रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। ये सर कुछ सर एक गुजारिश, आवाज आ रही है सर मेरी? जी 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 जी। हाँ सर, मैं सही बात कर रहा हूँ कराची से। सर इनसे, इन्होंने जो भी डिस्कस किया है ना, जो लिंक्स वगैरह, इनसे आप रिक्वेस्ट कीजिएगा ये सारी चीजें शेयर कर दें, हाँ या ईमेल पे कोई आपके पास आ जाए तो वो आप शेयर हाँ, करवा तो दीजिएगा। इनसे हम पूछ लेंगे, उनको मैंने आपका बुक्स तो शेयर कर दी, तो वी जी। विल इंशाल्लाह वो भी हम और पूछ दूसरा सर, वो आपका जो प्लान का जो स्केड्यूल है वो आपने आज हमें हमसे शेयर करना हाँ था। मैं जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बुकिंग हो गई हुई है। मेरा इंशाल्लाह उसकी डिटेल्स आपको शेयर कर लूँगा। आज मौका दे दें ज़रा, ये मेरे पास सरगोदा से तशरीफ लाए हुए हैं उस्मान साहब, इन्होंने ही हैज़ केप्ट मी सो बिजी टुडे। और तो बस वो सर वो यही लग रहा है कि जब कोई प्यार से बुलाएगा एक शख्स याद आएगा। तो आपने मोहब्बत की है, तो याद रखें ना, ये कल हमारी बहन बेटी हमारी फिजा सर साहब। सर ये भी इकबाल का कलाम है जो नहीं आपने अभी पढ़ा। नहीं नहीं, ये तो इंडियन फिल्म पे गाना है यार। तो ये देखें ना आप, ये फिजा साहब मेरे लिए टोपी लेकर आई स्पेशल, ये कल से मैंने पहनी हुई है। तो अल्लाह ताला जी। सबात साहबा कुछ फरमाइए जनाब। सबात जी इरफान। सर, बस मैं यही कह रही थी कि मेरे बाद किसी और ने भी डॉक्टर साहब से, डॉक्टर जीशान से रिक्वेस्ट की। तो आपकी अगर जैसे कोई मैसेज वगैरह पे उनसे बात हो तो आप उनसे जरूर ये कहिएगा कि आप कम से कम पाकिस्तान के लोगों के लिए इसको लोअर जरूर कर दें, जो भी उनकी मैं अल्लाह के डिफरेंस बंदो, वो उन्होंने लोअर नहीं करना। और मैं हमने ये 70 बंदे तैयार हो गए हैं, इफेक्चुएशन थ्योरी जो समझ लेगा ना सही, वो अच्छा सर, दादा सर बुक यहाँ पे बन जाएगा जी। सर मिस बात को यहाँ पे आंसर है कि अगर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता ना, तो उनका एक और मैसेज का ऑप्शन है $5 में ना, वो ऑप्शन चेक कर लें। अच्छा जी। वहां से इनिशियल इंफॉर्मेशन वो ले सकते हैं, वो काफी कम प्राइस पे है। सर वो जो भी जवाब देंगे ना, वो इफेक्चुएशन थ्योरी के अंदर से आना है, मैं आपको बता दूं, पहले से लिख के बता देता हूँ। तो आप 2 रकात नफल पढ़ें, इस्तिखारा करें, पैसे हैं तो जमा कराएं, तो किसे नहीं है तो मनाए सरवरी, लेकिन खुद ही की हो जिसमें मौत, वो सरवरी क्या है। तो लेकिन यह कि फिर भी बुजुर्गों से पूछना चाहिए, जहाँ जहाँ मौका मिले पूछना भी चाहिए। और ये 70 बुजुर्ग तो यहाँ क्लास में बैठे हुए हैं जनाब इस वक्त। हाँ जी जनाब। सर एक काम ये कर लेते ना सर, हम उनके जो उन्होंने मेंटोगा वगैरह बताया, हम सारे सवाल आपको दे देते हैं, आप अपने तय उनसे पूछ के ना फिर जवाब हमको दे दीजिएगा, हमारा काम भी बन जाएगा सर, फ्री ऑफ कॉस्ट। माशाल्लाह। लेकिन यह कि जी जवाद भाई सर हैदराबाद से। बस ये पूछना था कराची कब आ रहे हैं आप माशाल्लाह। हाँ जी, मैं कराची तो आ रहा हूँ थर्सडे को, लेकिन वो 20 दिन बाद इधर होऊंगा। आपको घर बुलाएंगे सर, कराची वाले घर बुलाएंगे इंशाल्लाह। वो मुकर्रम हाँ साहब ने थोड़ा सा गिला किया कि यार आपने ऑर्गेनिक चीजें खिलानी थी, लेकिन वो वहाँ कराची में ऑर्गेनिक खिलाएंगे इंशाल्लाह। तो सर हम कराची कैसे आए अब? जी जी सर, सर सर कराची जरूर आए सर, मिलना होगा सर एक आपसे। क्वेश्चन है सर आपसे। जी जी जी। क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं हम, ये आप जिनसे भी ये अरेंज करते हैं जिन भी मेहमानों से। क्वेश्चन ये है कि हाउ कैन वी बी इन गिविंग मोड, जब ये मेहमान हमारे आते हैं तो हम ऐसा एटीट्यूड कैसे इख्तियार कर सकते हैं कि बजाय हम एक टेकर मोड में होने के, हम भी इन्हें ऐसा महसूस कराएं कि हमने उनके लिए भी कोई वैल्यू क्रिएट की है। कमाल कर दी सर आपने सवाल, माशाल्लाह माशाल्लाह। इस पर गौर करने थे मुझे, मुझे जवाब थोड़ा ठहर के आते होते हैं, फौरी तौर पर ना मुझे जवाब आता नहीं है। तो मेरी प्रोसेसिंग स्पीड उस्मानी साहब वाली नहीं है। मैं तो इनको कहता था यार आहिस्ता बोला करो, मैंने जब भी उनसे बात करते मैं कहता दोबारा बोलो। तो तो अब स्पीड कम हो गई। तो आई सर आप जो है वो सर साथ से खुद कहें कि वो खुद भी बताएं ना कि माशाल्लाह खुद भी बहुत इंटेलिजेंट है कि कैसे हम गिविंग मोड में बात कर सकते हैं। हाँ हाँ, ये साथ साहब उल्टा छेड़ के ना साइड पर हो जाते हैं। सर देखिए, आपने खुद ही कहा था कि इंसान को थोड़ा शरारती भी होना चाहिए। हाँ जी।
तो ये शरारत की अस्सलाम वजह वालेकुम। से वो कल जो है ना वो साइड पे हो गए, फिर मुझे लतीफ़ा सुनाना पड़ गया। तो आई होप यू एंजॉय। अस्सलाम तो वालेकुम सर जी, क्या हाल है? हाँ जी अजीज साहब, माशाल्लाह प्रिंटर बिक रहे हैं सर। सर जी सब कुछ चल रहा है जी। बस आपके साथ बात ऐसी होती है, ऐसा लगता है जैसे घर के किसी बंदे के साथ, जैसे वो फैमिली, जैसे वो अच्छा, फैमिली बाउंडिंग हो गई, आपके साथ वो वाला सीन हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह यार, आप बर्लिन आ जाएं यार, बीच में 11-12 को चक्कर यार लगा लें। बहुत दिल कर रहा है, बस रिसेंटली मैं पाकिस्तान से होके आया हूँ, ओके, उम्रा भी करके आया हूँ। लेकिन मैंने शेयर नहीं किया था जिस टाइम, अच्छा हालांकि क्लास हो रही थी, मैं उम्रे की हालत में था उस टाइम। आंखें बंद हो रही थी, खुल रही थी, और बस वो ले रहा था। बाकी है कि अच्छा, वो एक बात का मैं जवाब देना चाहूंगा जिशान उस्मानी साहब के हवाले से। उनकी एक वीडियो थी जिसमें उन्होंने शेयर किया था, उनकी जो तबीयत है ना ज्यादा बेहतर नहीं है, काफी वो बेचारे लाइक हाँ सिचुएशन, इस सिचुएशन में चल रहे हैं कि वो लाइक बीमार हो जाते हैं। काफी बीमार है। तो वो उनके लिए लाइक एक जैसे टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैंने उनका पेड मेंबर हूँ यूट्यूब चैनल का। तो वो उन्होंने कुछ एक वक्त निकालते हैं अपने उससे लगा के, अपनी कीमती वक्त में से, तो जब भी उन्होंने एक फीस रखी हुई है, तो मैं नहीं माइंड करता कि अगर हाँ थोड़ी सी फीस रिड्यूस हो जाएगी, थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। चलें दुआ करते हैं कोई इसमें। जी हमारे प्यारे चलें। भाई मिर्जा अहमद साहब, आप खैरियत हैं सर? सफर में हयात जी जोर जी सफर के सर। सिवा कुछ और नहीं। यार वो हमारा सलाम के उनको, यार वो काजी साहब को सलाम कहते हैं, अल्लाह के बंदे। जी जी मैं सर कल कल शाम को आ गया हूँ कनाडा। और अभी ये कनाडा का थोड़ा सा स्काई दिखा देता हूँ आपको। हाँ इट इज दिखाओ फ्रॉम दिखाओ। माय ओ बालकनी। माशाल्लाह। और थोड़े थोड़े कहीं कहीं ऑटम के कलर्स आ रहे हैं। ठीक 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 कल ठीक। जिशान साहब से भी मुलाकात हुई थी वहां पे, हाँ मैंने इन्होंने तस्वीर सेशन भी देखी दिया आपने, था, इसमें से मालूम कुछ है कि स्लाइड जो है वहां पे भी शेयर की थी। ठीक ठीक ठीक। माशाल्लाह माशाल्लाह, जल्ला पाक आपसे राजी हो जाए और जी। इट वाज वेरी गुड मेरा सेशन सवाल था। देयर। और काफी लोग आए, मुकर्रम काफी लोग साहब आए। कुछ। और जी मुकर्रम साहब। जी मेरा एक सवाल था सर, मैं शायद उनसे साथ था। आज हमने सारी बात की डाटा साइंटिस्ट की, लेकिन जो उन्होंने दिए आदाद शुमार, बहुत कम लोग ये कर पाएंगे। हमारी अक्सरियत है अनपढ़ लोग हैं, जो प्लम्बर बनेंगे, इलेक्ट्रिशियन बनेंगे, वाइपर बनेंगे। उनके लिए हम क्या करें? असल वो अक्सरियत हमारी वो है। माशाल्लाह। तो इसका जवाब देते हैं, लेकिन पहले फजल साहब जरा कुछ कहना चाह रहे हैं। फजल जी साहब। जरूर जरूर। जी सर, मैंने बस आपसे रिक्वेस्ट करनी थी, जर्मनी से वापसी पे अगर आप कतर से स्टॉप ओवर करते हुए जाएं तो बहुत अच्छा। अच्छा लगेगा। जरूर ध्यान में रखिएगा जब भी ओके आपका चलिए माशाल्लाह। वो असल में ट्रांजिट हुआ करेगा। ये है कि वो जाते हुए बहुत जद्दा वेलकम। से ही जाने का मौका मिल रहा है। तो अब वापसी पर मैं अपनी अहलिया से देखता हूँ, अगर वो एग्री कर जाएं तो। तो सर मोस्ट वेलकम सर। मुकर्रम साहब का जो सवाल है ना जी, आई थिंक एंटरप्रेन्योरशिप के दो तरीके हैं, एक कॉजल एंटरप्रेन्योरशिप और इफेक्चुअल एंटरप्रेन्योरशिप। ये डाटा एनालिसिस वाली साइड है, ये हम कॉजल को बिल्कुल बुरा नहीं कहते, और वो भी एक जायज़ तरीका है, बिल्कुल मुनासिब है। डाटा एनालिटिक्स भी यूज़ करने चाहिए। लेकिन जो मुकर्रम साहब ये कह रहे हैं कि हमारे इतने गरीब हैं, इतने अनपढ़ हैं और लो स्किल्ड हैं, तो इफेक्चुएशन उनको बहुत ज़्यादा सूट करती है। इफेक्चुएशन दरमियाने पड़े को भी सूट करती है, बहुत पड़े को भी। इसकी खूबी यह है कि तीनों सड़कों पर चलती है। तो मेरा ख्याल है कि डाटा एनालिटिक्स की जो बातें आज ईशान साहब ने फरमाई, जो जो समझता है वो उसको भी सीख कर इफेक्चुएशन के साथ मिक्स कर ले। जब उसको मिक्स करेगा ना जी, तो वो एक नई चीज़ वजूद में आएगी। और इस वक्त तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह का फजल हो जाएगा और बहुत सारे लोगों का भला हो जाएगा। तो इस सर अभी मुकम्मल तौर पे इफेक्चुएशन थ्योरी मैं समझ नहीं पाई हूँ, तो अब जो हमारा नेक्स्ट जो भी सेशन हो, अगर कोई हमारी क्लास बची है तो आप प्लीज थोड़ा सा और उसको तो एक्सप्लेन फिर हम करेंगे कीजिएगा। जनाब। हम तो बार बार इफेक्चुएशन थ्योरी तो सादा तरीन चीज़ है कि एक आदमी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे, अल्लाह के मांग रहे थे। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे पास क्या है? उनका जी मेरे पास तो एक कपड़ा है। तो उन्होंने उसी वक्त ही क्राउड फंडिंग करा दी। क्राउड फंडिंग कहते हैं मार्केट में चीज़ बिकवा दी। चंद लोगों से पैसे लिए, अगर 4 दिनार मिले, 2 दिनार कहा कि खाने के लिए ले जाओ, 2 दिनार के लिए कुल्हाड़ा ले आओ। उसमें जनाब रसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लकड़ी का दस्ता लगाया और कहा जाके काम शुरू कर। और वो साहब के अंदर खुदी पैदा की, उसको उसको खुदी पर उठाया, उसको सेल्फ इंडिपेंडेंस पर उठाया, वो गए और कमा कर ले आए, काम शुरू हो गया। ये इफेक्चुएशन है। इफेक्चुएशन ये कहते हैं कि जो भी अल्लाह ने आपको दिया है, बजाय इसके आप मांगें और रोएं और तड़पें, अल्लाह मैंने बहुत कुछ दे दिया हुआ है, अरबों डॉलर की चीज़ें। हमारे जवाद भाई जो है ना हैदराबाद वाले, अरबों बिलियनर हैं, ट्रिलियनर बैठे हुए हैं। फरहान साहब कराची में ट्रिलियनर आदमी बैठे हुए हैं।
तो वो फ्लक्चुएशन ये कहती है कि कॉजेशन जो है ना वो थोड़ा सा ये कहती है कि आप गरीब ही हैं, बस आपको ना फंडिंग चाहिए यूबीएल से। तो वो थोड़ा सा ज़रा वो रिसर्च ज़्यादा करा देती है पहले, वो पहले रिसर्च कराती है। हम कहते हैं कि यार डाटा एनालिटिक्स भी चलेगा, लेकिन उससे पहले आप थोड़ा सा छोटे छोटे और काम कर लो। डाटा एनालिटिक्स भी यूज़ करेंगे जिशान साहब को, हमें हेल्प चाहिए, लेकिन उससे पहले आपने बर्ड इन हैंड को आइडेंटिफाई कर लो और छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट कर लो। तो हम ये समझते हैं कि फ्लक्चुएशन के साथ जब डाटा एनालिटिक्स बाद में ज्वाइन करेंगे ना, तो फिर वो एक इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन बनता है। ये मेरा नुक्ता नज़र है, गलत भी हो सकता है, लेकिन मतलब आई एम 58 नाउ, तो मैं डाटा एनालिटिक्स पढ़ाता भी रहा हूँ। मैंने 2004 में जर्मनी में ये चीज़ें पढ़ाता था, लेकिन जीशान साहब का एक और मुकाम है, लेकिन मैंने भी ये पढ़ाई हुई है। तो ये डाटा कलेक्ट करना, डाटा को मैनेज करना उस ज़माने में अब ज़रा इजी भी हो गया, लेकिन ये कि ये एक स्पोर्टिंग टूल है, स्पोर्टिंग टूल है। तला भाई आपका सवाल रह गया था, माजरत के साथ मैं आपको टाइम नहीं दे सका, हमें माफ़ कर दें सर प्लीज़। मेरा बस ना कह ले कि जिशान साहब से बात नहीं हो पा रही पिछले 8-10 महीने से, ये पाकिस्तान भी आए तो मुलाकात नहीं हो पाई। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा। इनसे लिंक्डइन पे मैसेज आ गया था इनका, लेकिन वो वहां पे ना सिर्फ 60 सेकंड्स का वॉइस नोट भेज सकते हैं, तो मैंने सोचा कि फिर वो फायदा नहीं है इस तरह। अच्छा खैर, मैंने आप ये पूछना था सर कि आपकी जो गिफ्ट यूनिवर्सिटी है वहां पे माइग्रेशन एक्सेप्ट करते हैं आप हाँ जी, बैचलर्स में? आप क्या कहाँ पढ़ रहे हैं, किधर पढ़ रहे हैं बेटे? मैं तो सर ग्रेजुएट हूँ। मेरी एक जूनियर है, वो गुजरांवाला से ही है, वो इस्लामाबाद में पढ़ रही थी। तो हाँ, उन्होंने 2 साल 4 सेमेस्टर कर लिए हैं, तो वो कह रही थी कि मैं गुजरांवाला में ही जाना चाह रही हूँ, हाँ, इस्लामाबाद में मेरा फाइनेंशियली नंबर पॉसिबल दे नहीं है। दीजिए, मेरा नंबर दे दीजिए, वी कैन ट्राई टू फिगर आउट इंशाल्लाह। और ओके सर, थैंक यू। निशान साहब से मिलने का तरीका सर ये है, 2 नफल बढ़ के अल्लाह मियाँ से दुआ मांगे, और आप कुछ ऐसा काम करें वो खुद रब्ता करेंगे आपसे। ओए होए होए चल के। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह, हाँ जी, हम तो इंशाल्लाह। मैं इफेक्चुएशन आपको जो है मरी ना। में मिला था, याद है आपको? मैं आपको मरी में मिला था, अच्छा, मरी एंटरप्रेन्योरशिप बूट कैंप में। अच्छा, ओ वाह, हाँ हाँ, पहचान लिया, पहचान लिया। जी जी। हाँ। आप हमारे कोर्स में हैं बेटा, ये वैसे आए हैं आज? नहीं सर, इसमें नहीं हूँ, लेकिन मैं आज वैसे ही आया हूँ, अपने लिंक्डइन पे पोस्ट किया था ना। ये तो बहुत जबरदस्त आई एम आपने रियली इंसान। ऑनर्ड। जी, जहाँ से हाँ, और मैं इकबाल साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर मुझे दो चीजें कहनी है। एक तो लगन आने से पहले आप बता जरूर दीजिएगा, क्योंकि फिर आपसे खास मुलाकात करनी है। मैं पहुंच कर नहीं बताऊँ, मैं पहुंच गया हूँ, आ गया बल्कि हूँ। हम जी, मैं पहुंच कर बताऊँ, आवाजें लगाऊं, अरे जहां नहीं बाग। नहीं, आप पहले ही बताएंगे, हम आपसे अच्छा, मिल जाएंगे। हम अच्छा, मैं दूसरी स्टेशन चीज, पे आवाजें लगा दूंगा। आप अच्छा। नहीं नहीं, हम आएंगे जरूर आपसे मिलने इंशाल्लाह ताला। दूसरी चीज सर, जो मुझे जरूरी चीज कहनी थी कि जैसे जीशान साहब ने एक बात कही थी, और जो बड़ी अच्छी बात कही थी कि मतलब जो डेटा एनालिसिस होता है कि आप किसी चीज को एनालाइज करते हैं, लेकिन हम लोगों के साथ प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी ये है, जिसको पढ़ना नहीं आता उसके सामने कितनी भी अच्छी चीज लिख दी जाए तो वो पढ़ नहीं सकता। तो ऐसी डेटा है। तो हम लोगों के लिए सबसे पहली बात यह है कि हमें यही नहीं पता होता कि हमें बिजनेस अगर करना है तो डेटा डेटा कौन सा चाहिए हमें। ऑनेस्टली स्पीकिंग, एक एक हमारा एक नॉर्मल माइंडसेट होता है। तो इस पे मैं आपकी बात से टोटली एग्री करता हूँ, जो आपने भी बात बोली, जिससे मतलब मुझे वाकई में कॉम्बिनेशन जो दिखी कि एक आप अगर अपनी बर्ड इन हैंड ढूंढें और फिर उसमें आप उसके हिसाब से अगर आप डेटा ढूंढें, तो आप लॉस नहीं होगा बंदा, मतलब बंदे को एक एंकर पॉइंट मिलेगा जहाँ पे वो जहाँ से स्टार्ट कर सके। तो ये चीज मुझे इस बारे में पूछनी भी थी, खैर सवाल, लेकिन अब वो उसमें वैसे पूछते हैं। लेकिन इस बारे में आपकी क्या राय है, मतलब आप अगर डेटा यूज करवाते हैं तो कैसे करवाते हैं, या फिर बहुत सारी जगह मैंने ये भी सुना है डेटा इज फाइन, लेकिन हम लोग गट फीलिंग्स पे ज्यादा चलते हैं, लेकिन कुछ जगह मैंने ये भी सुना है कि गट फीलिंग्स भी कई बार डेटा ज्यादा अच्छा देती है। तो आपकी क्या राय है इस पे? मेरी राय जरा थोड़ी सी डिफरेंट है। हम समझते हैं कि रुखसाना बाजी की तरह, या ये जो नील्स के केस स्टडी था, उसने इतने एक्सपेरिमेंट करने के बाद जब वो क्लियर हुआ तो फिर डाटा उसके काम आया। तो बहुत शुरू में डाटा अगर मिल जाए तो संभाला ही नहीं जाता। अगर विजडम, दानाई, तो ज़िंदगी में चोटें लगवाना ज़रूरी है। चोटें, मेच्योरिटी, वो अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया, 9 महीने में ही बच्चा होगा। जल्दी पैदा होगा तो वो बहुत जल्दी टूट गिर जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि डाटा एनालिटिक्स सीखनी चाहिए, लेकिन उससे पहले छोटे छोटे काम कर लें। असल में गलती ये हुई है कि हमारे स्कूल फेल हो गया, स्कूल कॉलेज फेल हो गया ना, तो हम बहुत लेट एज में ये काम कर रहे हैं। अगर स्कूल कॉलेज में एक्सपेरिमेंट कर रहे होते तो ये फिर डाटा जब मिलता हम डाटा फौरन इस्तेमाल कर लेते। तो लेकिन बहरहाल दोनों चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए। अब डाटा एनालिसिस आसान हो गया है। 2007 में 8 में मार्क डाटा
एनालिटिक्स मुश्किल थी, रिग्रेशन सीखना पड़ता था, पी टेस्ट, प्रोबेबिलिटी सीखनी पड़ती थी, तो ये फर्क पड़ गया। तो इसमें अब ये है कि आप बहुत ज्यादा लैग ना रखें, अपने बर्ड इन हैंड को डेवलप के साथ 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 वो भी कर लें। जी जनाब सजाद भाई और फिर निदा साहब। जी जी सर मेरा सवाल था ज़ीशान साहब से, लेकिन फिर वो चल, लेकिन शायद कोई इसमें क्लास में अगर किसी के पास हो इसका जवाब, ये है जी कि उन्होंने एआई का बताया ना, तो एआई बच्चों को किस तरह हम शुरू करें? जिस तरह अभी मेरा बेटा है वो 6 साल का है, बेटी 9 साल की है, ठीक है। और इनको मैंने थोड़ा बहुत जो एआई के जो जो गेम्स होते हैं थोड़ा बहुत ना, तो वो मैंने शुरू कराया था, फिर मैंने स्टॉप कर दिया, क्योंकि ठीक। मुझे नहीं पता था कि इनके साथ किस तरह करना है कि इनको फ्यूचर के लिए रेडी करें, ताकि ये एआई के साथ जो है साद साहब से इन पूछते हैं जवाब। साद साहब आप जवाब दे सकते हैं? साद जी 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 सर 2000 थोड़ी सा लंबा जवाब है, अगर इजाजत दें तो। कहना था 2023 ना। में 2023 में मौका मिला था ये यूएस के 6-7 थिंक टैंक्स का डेटा जमा करने का और उसको सिंथेसाइज करने का, और डेटा इस बारे में था कि फ्यूचर ऑफ वर्क क्या होगा और वर्क ऑफ फ्यूचर क्या होगा। और क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से डिस्प्लेस कर रही है जॉब्स को, तो फ्यूचर ऑफ वर्क के अंदर रीस्किलिंग बहुत तेजी से चाहिए होगी, बहुत ज्यादा तेजी से। जैसे कि निशान साहब ने कहा कि जब मैं एजुकेशन हासिल कर रहा था तो मोबाइल का तस्वर नहीं था, आज मैं मोबाइल से पैसे कमा रहा हूँ। एंड हम में से बहुत सारे लोग हैं जो निशान साहब से पहले से मोबाइल यूज कर रहे हैं, लेकिन हम मोबाइल से पैसे नहीं कमा रहे। उसकी वजह ये है कि निशान साहब का लर्निंग साइकिल बहुत फास्ट है, वो बहुत छोटे से अरसे में बहुत ज्यादा लर्न करके फेल करके सीख जाते हैं। अब ये इस लम्बी सी तमहीद के बाद मैं इस जवाब पे आता हूँ कि बच्चों को एआई सिखाने के लिए सबसे पहले उन्हें प्लेफुलनेस और एक्सपेरिमेंटेशन सिखाएं, कि वो जल्दी से किसी चीज को तोड़ फोड़ कर एक्सप्लोर करके उसे सीखने की सलाहियत अपने अंदर डेवलप करें। जितने भी लोग इस वक्त प्रॉम्प्टिंग के एक्सपर्ट्स बने हुए हैं, उन्होंने कोई कोर्स नहीं लिया, वो प्रॉम्प्टिंग बहुत ज्यादा कर करके एक्सपेरिमेंट करके सीख गए। दूसरी बात मैंने कहूंगा कि बच्चों को लॉजिकल थिंकिंग सिखाएं, और लॉजिकल थिंकिंग सिर्फ लॉजिकल थिंकिंग ना सिखाएं, क्रिएटिव थिंकिंग भी सिखाएं, लेकिन साथ साथ लॉजिकल थिंकिंग भी सिखाएं। लॉजिकल थिंकिंग वो होती है जिसके अंदर लॉजिकल मिस्टेक्स नहीं होती, यानी कि बेसिक प्रोग्रामिंग, बेसिक मैथमेटिक्स। और मिसाल के तौर पर इसकी छोटी सी मिसाल मैं लोगों को ये देता हूँ कि अगर बारिश हुई है तो रोड गीला होगा, लेकिन अगर रोड गीला है तो जरूरी नहीं है कि बारिश हुई हो, राइट? रोड दूसरी तरह से माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बिल्कुल ये जनाब हम वो टेस्ट में फेल हो जाते थे लम्स का। जी जी माशाल्लाह। हाँ, हाँ जी बस ये दो लॉजिक। बातें थी कि जी जनाब लर्निंग स्पीड और एक्सपेरिमेंटेशन। ये सर देखे ना, साद भाई ने भी वही बात की, प्लेफुलनेस सिखाएं, क्रिएटिविटी सिखाएं, और तो वंस अगेन ये वही बर्ड इन हैंड वाली बात आ जाती। जीनिदा साहबा। सर मेरे दो सवाल हैं। एक पहला सवाल ये है कि सर डेस्टिनेशन लॉस पे सवाल है। लाइक सर हम जब कोई काम शुरू करते हैं उससे पहले एक एम्स बनाते हैं कि मतलब इस काम का मकसद मेरा ये है कि मैं ऐसे ये करना चाहती हूँ। सर सर जी जी सर आई एम प्रीटी यंग बट सर मतलब मैं काम करती हूँ रिमोट, लेकिन जो मैंने गोल बनाया था कि वर्क का मैं ये करूंगी, लाइक उमा को सर्व करूंगी, अल्लाह ताला को पहचानूंगी, लेकिन सर अब मैं काम करती हूँ लेकिन मुझे लगता है मेरी डेस्टिनेशन नहीं लूज कर दी है मैंने। अच्छा। मैं कनेक्ट नहीं कर पाती अपनी डेस्टिनेशन को। तो आपसे तो तफसील से बात करनी पड़ेगी। तो अभी चूंकि अब सवाल आपका समझना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, कि ये आपको आर्टिकुलेट दोबारा करना पड़ेगा, तो कोई मसला नहीं, आप मुझसे रब्ता कीजिए बेटा, और मैं और मुकर्रम साहब मिलके आपकी बात सुन लेंगे इंशाल्लाह। हमारे दादा अबू हैं हमारे ग्रुप के, और अल्लाह से दुआ करेंगे। डेस्टिनेशन तो हम सब तलाश में। हाँ जी तू अभी राह गुजर में है, कैद मुकाम से गुजर, आज ईशान साहब यही बात कर रहे थे ना जी। तो सर डेस्टिनेशन। मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि देखें अल्लाह ताला को भी वो इंसान पसंद है जो गिर के उठता है। तो हाँ आप इस चीज से परेशान ना हो कि आप लॉस्ट हो गई हैं, आपने इस चीज को जान लिया कि आप लॉस्ट हैं। दिस इज द मेन थिंग। यू कैन रीफोकस ऑन योर पॉइंट्स, सो डोंट बी वरीड बिल्कुल अबाउट दैट एंड डोंट बी अपसेट। शैतान की ड्यूटी लगाई हुई है ना अल्लाह मियां ने, कि इनको जरा थोड़ा सा बिल्कुल लगवाना है, बिल्कुल। तो वो और उठने वाला ड्यूटी पसंद लगी है हुई है। अल्लाह को, उसका मुकाम ज्यादा है, तो आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह यू विल बी ऑन द ट्रैक। बहुत अच्छा जवाब दिया। ये और मुझे
थोड़ा जी सा मैं इस पर कुछ, अगर मैं इसको सही समझाऊं, मुझे नहीं पता। हम एज अ उम्मती हम अगर काम करते हैं ना, तो मैं खास से जो मैं समझाऊं कि ये एज अ, हम कहते हैं ब्रेड विनर काम करना। तो ब्रेड विनर जब कोई इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है तो फिर वो एज अ उम्मती थोड़ा सा नहीं कर पाता। तो अगर ये ब्रेड विनर का जो हमारा रोल है वो अगर उम्मती रोल के साथ एक साथ हो जाए तो फिर ये काम बहुत इजी होता है। ठीक अ, इस हम पे उम्मा मैं एक को भी चीज और ऐड करूंगा। इस जी सॉरी, इस पे मैं एक चीज और ऐड करूंगा। हलाल रिस्क कमाना भी एक इबादत है, और हमारी जिंदगी जब एग्जैक्टली। तक फुल स्टॉप नहीं लगता, जब तक हम नहीं कर सकते, हो सकता है हम बहुत अच्छे मुस्लिम बने और एंड खुदा ना करे गलत हो जाए, या फिर बहुत सारे लोग ऐसे साहबा भी रहे हैं जिन्होंने नमाजें भी नहीं पढ़ी, सिर्फ ईमान लाए और उनका इंतकाल हुआ, वो जन्नत चले अरे गए। बेटा तो आपने हमें हमें एंड नहीं पता अपना, तो इसलिए इसलिए कोई डिप्रेशन की बात नहीं है, ये रामदास साहब होपलेसनेस ये इज बताएं कि आप खड़े खड़े समथिंग। होकर सुनते सर 2-2 घंटे सर? नहीं सर, मेरे वो टेबल है, वो मेरा बेटा साथ में वो टेबल ऊपर नीचे कर रहा था, तो इसलिए मैं खड़ा हुआ था। अक्सर आपको ऐसे ना माशाल्लाह जी जनाब, बस हमारे सलमान अकबर साहब से कल मेरी मुलाकात हुई तो मजा आ गया सर। ये एक ऐसा बंदा है, ये बहुत गहराई में जाकर सोचता है, मतलब ये जी यानी सलमान सर भाई सादे से सवाल होते हैं। अभी सर बच्चों का आसान सवाल सवाल आया ना पूछिएगा। कि जी नहीं नहीं, आसान सवाल सवाल। नहीं, वो बच्चों का सवाल है ना कि बच्चों को हम एआई और इसको किस तरह इम्प्लीमेंट करें। मेरा मौकफ उसमें यह है कि बच्चों का बचपना उनसे ना छीना जाए, उनको शरारतें हाँ करने दें, खेलने दें, एंजॉय करने दें। सीखने का टाइम बहुत है आगे। इतना नहीं सोचना चाहिए इंसान को। ठीक है जज़ाकल्लाह जी। अल्लाह ताला आपको खेलते तो आसान बहुत ज्यादा खेलते हैं, और जो चीजें चाहिए होती हैं सब देते हैं। साथ में मैंने कहा ये थोड़ा सा ऐड मैं कर दूंगा तो। नहीं नहीं, जरूरत नहीं है, वो सीखने दें उन्हें। बच्चों का बचपना अगर छिन जाएगा ना, वो साइकोलॉजिकली आगे जाके डिस्टर्ब होते हैं। ये हमारे भाई ये कुछ फरमाना चाह रहे हैं सर, जो ये हमारे प्यारे भाई उस्मान साहब हैं, ये मेरे साथ 2 दिन से मेरे साथ हैं माशाल्लाह, बड़ी खिदमत की इन्होंने लाहौर में। तो जो लाइफ लाइफ लॉन्ग लर्नर हैं, हमेशा इंसान को सीखते रहना चाहिए। बस हम्म बेसिक जो चीज़ें हैं वो हम अमूमन मिस कर जाते हैं, कि जो सच बोलना है वो उसको अपने घुट्टी के अंदर कैसे शामिल कर लें जहाँ भी बैठे हैं, चाहे वो छोटी छोटी बात हो, बड़ी से बड़ी बात हो। बहुत से लोगों की इंटरव्यूज भी किए, उसके अंदर यही चीज़ मिसिंग थी कि लोग वक्त के पाबंद नहीं है और सच से जो है ना वो पीछा छुड़ाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को छुपाने के लिए हम्म सच जो है वो नहीं बोलते। कोई भी चीज़ है, हर सच सच ही होता है, झूठ झूठ ही होता है। तो हम कोशिश करें कि अब जो है ना वो सच के बिना इंसान कभी भी अल्लाह के कुर्ब नहीं पा सकता। माशाल्लाह। अजीज भाई आप गाड़ी चलाई चले जा रहे हैं सर मुस्तकिल? अजीज साहब आप कहाँ लंबा सफर जा रहे हैं सर? लॉन्ग जर्नी? अजीज भाई यूके वाले। अच्छा, मैंने एक लिंक वेबसाइट शेयर की है, उस दिन उस्मानी साहब ने शेयर की थी, लव एवरी। तो ओके बच्चों को एवरी एज के हिसाब से उन्होंने शेयर की हुई है। आप वो मतलब है कि उनकी क्रिएटिविटी के हवाले से और उसके हवाले से, और उन्होंने कहा है कि फोन, लैपटॉप और ये गैजेट वगैरह बच्चों से दूर रखें। ओ तो वो लाइक एज अ बच्चा ग्रो होगा, वो उन्होंने ये कहा, क्योंकि जब जाहिर सी बात है वो जब इस तरह की फ्लैशी चीजें देखते हैं तो वो उनका माइंड अपनी जगह पे नहीं रहता, काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। जजाकल्ला। सलमान साहब सर प्लीज कंक्लूड कर दें ताकि फिर हम इजाजत लेंगे जी। सलमान भाई जी। मैं सर, मुझे बता भी दे कंक्लूड क्या करना है। अच्छा नहीं, मैंने तो शायद आपने हाथ खड़ा किया हुआ तो शायद कोई कंक्लूड करना चाह अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, वो डाउन कर देता हूँ। नहीं, अच्छा वो मैंने बच्चों के बारे में कहना था। अच्छा बस सर कंक्लूजन तो हमारा यही है। सर ये सवाल है मेरा सर। जी जी सईद भाई जी। हाँ, वो इस वजह से कि सर, ये कि अगर आपके सेशंस हो रहे हैं, लेकिन अभी डॉक्टर जाकिर नाइक भी आ रहे हैं, तो मुख्तलिफ शहरों में पाकिस्तान के भी जो है वो उनके सेशंस होंगे। तो उस हवाले से अगर कोई वहाँ पे होगा तो वो अगर कोई ऐसा सेशन हो तो हम उनके स्केड्यूल से पहले अगर शेड्यूल वगैरह कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ओके उनके स्केड्यूल देख कर रखें, ठीक है। अल्लाह आपको जैसे रिजल्ट। 5 से 6 तारीख जो है वो कराची में, इस तरीके से उसके जो नेक्स्ट वीक है वो लाहौर में, और उससे नेक्स्ट वीक है इस्लामाबाद में। इस तरीके से उनसे उनके आप सेशन मुझे होंगे। लिख के मुझे भेज दीजिएगा ग्रुप में ताकि हम उसको जरा। जी जी, तो जरूर बहुत जरूर। शुक्रिया अंकल मुकरम साहब, मे अल्लाह ब्लेस ऑल ऑफ यू। और हमारे यूपी के हमारे प्यारे भाई अनस साहब ने बहुत तवज्जो से सुना, दफ्तर में बैठे हैं, ये भी हमारी तरह मुझे लग रहा है। और जी सर। जी जज़ाकल्लाह। तो ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया, बहुत दुआएं, लोगों ने मशवरे भी दिए आतिफ साहब को बुलाएं। तो अब ज़ाहिर है टाइम लिमिटेशन है थोड़ी सी,
तो वी विल ट्राई टू रिव्यू। अस्सलामु अलैकुम। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत सर शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया सर, बहुत